मैक्स ने शीर्ष 10,000 रैंकिंग की जांच की और खुद को बेहद जोखिम भरे 9,200 पहले स्थान पर पाया। हालांकि उनके और 10,000वें स्थान के बीच कुछ गुंजाइश थी, लेकिन टूर्नामेंट से पहले का आखिरी दिन निश्चित रूप से बहुत ही रोमांचक होने वाला था, क्योंकि 10-12,000 रैंक वाले खिलाड़ी किसी भी तरह शीर्ष 10,000 में जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब यह था कि मैक्स एक मुश्किल परिस्थिति में फंस गया था, जिसे वह आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता था। हालांकि वह कोई बड़ा जोखिम भी नहीं उठा सकता था, क्योंकि उसके दोस्तों के विपरीत, जो जंगल में जाते समय कम से कम 3 लोगों के समूह में थे, मैक्स बिल्कुल अकेला था। मैक्स के लिए प्रधानाचार्य द्वारा भेजे गए 10 लाख अंक एक वरदान साबित हुए अवसर थे, क्योंकि यद्यपि उसने टूर्नामेंट में भाग न ले पाने की अपनी नियति को स्वीकार कर लिया था, लेकिन जब वह स्टैंड से अपने दोस्तों का समर्थन करता तो उसका दिल निस्संदेह दुखता। मैक्स को दर्शक बनकर रहना पसंद नहीं था, वह अपने पूरे जीवन में एक दर्शक ही रहा था। इसलिए अब जब प्रधानाचार्य ने उसे किनारे से हटकर एक सराहनीय प्रदर्शन करने का अवसर दिया था, तो मैक्स ने अपना सब कुछ झोंक देने की कसम खाई। भाड़ में जाए, अगर 10 लाख अंक हासिल करने के बाद भी मैं टूर्नामेंट में प्रवेश नहीं कर पाया तो मुझे एक ढक्कन भर पानी लेकर उसमें अपनी नाक डुबो लेनी चाहिए। मैक्स ने सोचा और उसने जंगल में जाकर जरूरी अंक हासिल करने का फैसला किया ताकि टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की कर सके। हालांकि यह जोखिम भरा था, मैक्स ने अपनी अंतरात्मा पर भरोसा किया और उसे विश्वास था कि वह मुसीबत से बचने के लिए काफी समझदार होगा। मैक्स अपने विचारों में खोया ही था कि सेवेरस चुपके से उसके पीछे आ गया और मैक्स को इतना डरा दिया कि उसे जिंदगी भर का डर लग गया। बू, अरे बाप रे, मैक्स ने चौंकते हुए कहा और पीछे से हमला करने के लिए अपने हाथ घुमाए, लेकिन सेवेरस ने उसके हाथों को पकड़ लिया। छी छी, कितना डरपोक है, सेवेरस ने मैक्स का मजाक उड़ाते हुए कहा, जो उसकी हरकतों से साफ तौर पर नाराज था। सेवेरस, ये क्या बकवास है, एक दिन मैं तुम्हारी जमकर पिटाई करूंगा, मैक्स ने चिढ़ भरे स्वर में कहा। आह, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, सेवेरस ने कहा, जिससे मैक्स अवाक रह गया। मैक्स द्वारा सेवेरस के सफेद नुकीले दांतों को घूरते हुए कुछ देर की असहज चुप्पी के बाद मैक्स ने कहा, तो तुम यहाँ क्यों हो? जी हाँ, मैं सेंट मैक्सिमस कबीले की ओर से एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूँ। उच्च अधिकारियों का कहना है कि आगामी टूर्नामेंट के दौरान आपको अपनी रक्त हेरफेर क्षमता या अपनी तलवार रे विश्लेषण का उपयोग नहीं करना चाहिए। विश्वविद्यालय में और पृथ्वी पर वापस आकर उस तलवार का इस्तेमाल करना सरासर मूर्खता है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो थोड़ी सी भी अक्ल वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि रावण ही मैक्स है और मैक्स ही रावण है। चूंकि आप पृथ्वी पर पहले ही उस रक्तरंजित घेरे की कुशलता का प्रदर्शन कर चुके हैं, इसलिए आप उसका भी उपयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा सेंट मैक्सिमस परिवार आपके टूर्नामेंट के सभी खर्चों का वहन करेगा और आपके भविष्य के सभी प्रयासों में आपको शुभकामनाएं देता है, सेवेरस ने मुस्कुराते हुए कहा। सेवेरस की बात सुनकर मैक्स की आंखें फड़क उठी और उसने पूछा, मैं तो अभी 20 मिनट पहले ही शीर्ष 10,000 रैंकिंग में शामिल हुआ हूँ, तुम्हें मेरे टूर्नामेंट में भाग लेने के बारे में कैसे पता चला और तुम्हें पृथ्वी पर मेरी लड़ाई के बारे में कैसे पता चला? बेवकूफ लड़के, तुम ये बात क्यों भूल जाते हो कि मैं सब कुछ सुनता हूँ। इस विश्वविद्यालय में होने वाली हर फुसफुसाहट से लेकर तुम्हारे और प्रधानाचार्य के बीच होने वाली बेहद जोशीली और भावुक बातचीत तक, और यहाँ तक कि तुम्हारे और असिवा के बीच होने वाली रोमांटिक रात की बातों तक, मुझे सब कुछ पता है, सेवेरस ने कहा, और मैक्स को उसका मुंह तोड़ देने की तीव्र इच्छा हुई। प्रिंसिपल के साथ भावुक बातचीत का क्या मतलब है? इसे इतना समलैंगिक जैसा मत बनाओ। और असिवा से रोमांटिक बातें, अगर उसने कभी तुम्हें ये बकवास करते हुए सुन लिया तो वो निस्संदेह तुम्हारे शरीर के हर इंच को खंजर से छेद देगी। मैक्स ने पलटवार किया और असिवा के गुस्से के बारे में सोचकर सेवेरस सहम गया। अरे हाँ, चलो इस पागल औरत से इस बारे में बात न करें, सेवेरस ने सुझाव दिया। मैक्स ने कुछ देर सोचा और फिर सेवेरस की शर्तों पर सहमत हो गया, क्योंकि सेवेरस ने गारंटी दी थी कि सेंट मैक्सिमस कबीले द्वारा उसे दी गई तलवार किसी भी हालत में रेव स्लैशर से कमतर नहीं होगी। एक अतिरिक्त जानकारी के तौर पर, मैक्स सेवेरस की सूचना एकत्र करने की प्रणाली से बेहद प्रभावित था, क्योंकि वह समझ सकता था कि सेंट मैक्सिमस कबीला सफाई कर्मियों से भरा होने के बावजूद 7वां सबसे मजबूत कबीला क्यों था। तारानकन 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 तारानकन। कुछ देर बाद, बुरा विचार, बुरा विचार, बुरा विचार। मैक्स चीखा और अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागने लगा। उसकी एचपी बार बहुत कम थी। मैक्स, अकेले 4 लोगों के समूह पर घात लगाने का तुम्हारा विचार मूर्खतापूर्ण था। तुम सेबेस्टियन नहीं हो, अब तुम मरोगे और कई पुण्य अंक खो दोगे।
मैक्स जब 200 से अधिक लोगों की कतार के साथ पेड़ों के बीच से निकल रहा था, तब ड्रैक्स ने कहा, मुझे पता है दादा ड्रैक्स, यह एक बेवकूफ़ी भरा विचार था और आपका मेरे दिमाग में ये चिल्लाना इस स्थिति में मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं करता। मैक्स पिछले 2 घंटों से जंगल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, क्योंकि उसने अकेले राक्षसों और 2 या 3 लोगों के दस्तों से लड़ते हुए 25,000 से अधिक मेरिटन अर्जित किए थे। उसकी रैंक में 15 स्थानों का सुधार हुआ और उसका मनोबल ऊंचा था। हालांकि उसने अपनी क्षमता से अधिक करने का फैसला किया और अकेले ही 4 लोगों के एक समूह से भिड़ने का निर्णय लिया। हालांकि अगर उसे पर्याप्त समय मिलता तो वह उस समूह को हरा सकता था, लेकिन उनकी थोड़ी देर तक चली लड़ाई ने अन्य तीसरे पक्षों को आकर्षित किया जिन्होंने मैक्स को कुत्तों की तरह घेर लिया क्योंकि वह अकेला खिलाड़ी था। ये घटिया थर्ड पार्टी स्क्वाड, हमें इन्हें बैन कर देना चाहिए। ये कायरतापूर्ण चाल है, मैक्स ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने अपने पीछे आग की दीवार खड़ी कर दी ताकि उसका पीछा कर रहे सैनिकों को धीमा कर सके। छात्रावास अभी भी 0.8 किलोमीटर दूर है। हालांकि उम्मीद बहुत कम है, फिर भी आप किसी तरह जगह बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ड्रैक्स ने सुझाव दिया। मैक्स ने तुरंत रफ्तार पकड़ ली और गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण का असर आखिरकार दिखने लगा, क्योंकि उसने बड़ी आसानी से अपने हमलावरों को पीछे छोड़ दिया। जल्दी करो, वह भाग रहा है, मैक्स के पीछे दौड़ते हुए उसके पीछा करने वालों में से एक चिल्लाया, और वह भी अपनी स्टेमिना बार की परवाह किए बिना तेजी से भागने लगा। मैक्स जानता था कि लगभग 200 मीटर आगे खिलाड़ियों का एक घेरा है और अगर उसे किसी तरह जंगल से जिंदा बाहर निकलना है तो उसे अपने पीछा करने वालों से बचना होगा और किसी तरह उस घेरे को पार करके बाहर निकलना होगा। सामने एक विशाल पेड़ को देखकर मैक्स उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा, लेकिन आगे दौड़ने के बजाय वह अचानक रुक गया और चुपचाप पेड़ की शाखा पर चढ़ गया और अपने पीछा करने वालों के वहां पहुंचने का इंतजार करने लगा। धिक्कार है, वह कहाँ है? मैक्स के नीचे खड़े एक व्यक्ति ने कहा, जब मैक्स ने अपने नीचे खड़े व्यक्ति को अपने वश में करने के लिए अपनी ब्रेन वॉशिंग क्षमता को सक्रिय किया। सौभाग्य से उस व्यक्ति के पास मैक्स के इंटेलिजेंस पॉइंट्स का ठीक आधा हिस्सा था और ब्रेन वॉशिंग की कला विफल नहीं हुई, क्योंकि मैक्स उस व्यक्ति पर नियंत्रण पाने में कामयाब रहा। वह बाईं ओर गया। मैक्स के नियंत्रण में मौजूद व्यक्ति ने चिल्लाते हुए बाईं ओर दौड़ना शुरू कर दिया और पीछा करने वालों के पूरे समूह को अपने पीछे बाईं ओर ले गया। मैक्स ने लगभग 20 सेकंड तक उनका थोड़ा आगे निकलने का इंतजार किया, फिर पेड़ से नीचे उतरकर दाईं ओर तेजी से दौड़ने लगा। मैं हैरान हूँ, तुम्हें वाकई में दिमाग का इस्तेमाल करना आता है, ड्रैक्स ने मैक्स की रणनीति की तारीफ करते हुए कहा। मैक्स ने घेराबंदी को पार कर सुरक्षित रूप से छात्रावास क्षेत्र में पहुंचने पर मुस्कुराया। चोटिल, बुरी तरह पिटा हुआ और पसीने से तरबतर मैक्स लंगड़ाते हुए अपने छात्रावास वापस लौटा क्योंकि वह सिवा को अपने उस दिन के शानदार कारनामे के बारे में बताने के लिए बेताब था। दुर्भाग्यवश असिवा छात्रावास के कमरे में नहीं थी और उसे खुशखबरी देने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ा। मैक्स बिस्तर पर गिर पड़ा। उसने टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की करने के लिए हर संभव कोशिश की थी। अब अगर अगले कुछ घंटों में किसी तरह उसकी जगह चली जाती है तो उसे एक बार फिर से मुकाबला करना होगा, लेकिन उसके अनुमान के अनुसार वह ठीक रहेगा। तारांकन 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 तारांकन। इस बीच असिवा छात्रावास के प्रार्थना कक्ष में थी, जहां वह मोमबत्ती पकड़े अपने पिता की मृत आत्मा से प्रार्थना कर रही थी। पिताजी, मैं वादा करता हूं कि मैं टूर्नामेंट के शीर्ष 16 में प्रवेश करूंगा और ड्रैगन के स्वर्ग कालकोठरी में जगह बना लूंगा। हालांकि मैं अभी पारातुस कबीले का बदला लेने के लिए उतना ताकतवर नहीं हूं। मैं कालकोठरी से खूब पैसा कमाऊंगा और भाड़े के सैनिकों को किराए पर लेकर राजाओं के लिए मुसीबत खड़ी करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, उन्हें चैन की जिंदगी नहीं मिलेगी, मैं कसम खाता हूं। हालांकि कोल पैराट्स की मौत को अब 9 महीने से अधिक समय हो चुका था, लेकिन असिवा के मन में उसकी मौत कल की तरह ही ताज़ा थी। किंग्समैन कबीले को अपने कर्मों का फल भुगतना ही था और वह ये सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। तारांकन 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 तारांकन। इस बीच सेबेस्टियन एस्मोडियस ने दुष्टतापूर्ण मुस्कान के साथ अपने ही खून से थोर ओडिनसन को एक पत्र लिखा। प्रिय पिता, मैं सेबेस्टियन थोरसन हूँ, 18 साल का और तुम्हारा नाजायज बेटा। आज मैं आपको ये पत्र इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आखिरकार जीवन में अपना पहला बड़ा कदम उठा रहा हूं और विश्वविद्यालय में युवा प्रतिभाओं के पोषण के लिए आयोजित होने वाली वर्ष के अंत की प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूं। मैंने अपनी वंशानुगत वज्र शक्ति को पहले ही अनलॉक कर लिया है और इसका उपयोग करके आपके नाम को गौरव दिलाने की योजना बना रहा हूं। कृपया इसके लिए अपना आशीर्वाद दें।
आपका प्रिय पुत्र सेबेस्टियन। हा हा हा, बेवकूफ थोर। एस्मोडियस मुस्कुराया और उसने पत्र को मोड़कर पोस्ट कर दिया। उसे अच्छी तरह पता था कि पत्र खोलते ही थोर की क्या प्रतिक्रिया होगी। यह एक खतरनाक खेल था जो वह राक्षस खेल रहा था, क्योंकि अगर वह सफल हो जाता तो उसके लिए बुरा होता, लेकिन अगर वह सफल हो जाता तो थोर के लिए और भी बुरा होता। विश्वविद्यालय सूचना टूर्नामेंट के स्लॉट 5.4, 3, 2, 1 में अंतिम रूप दिए जाएंगे। अंतिम सूची अब जारी हो गई है। शीर्ष 10,000 प्रतिभागियों को टूर्नामेंट का आमंत्रण भेजा जा चुका है। पहला चरण 48 घंटों में शुरू होगा और इसमें 3-5 टीम सदस्यों की भागीदारी आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय के आधिकारिक फोरम को देखें। विश्वविद्यालय भर में जारी अधिसूचना को देखकर मैक्स संतुष्टि से मुस्कुरा उठा। उसे टूर्नामेंट का निमंत्रण मिल गया था और अंत में उसकी आधिकारिक रैंक 9,820 थी, जो टूर्नामेंट के बेहद करीब थी। हालांकि वो 10,000वीं रैंक से पूरे 25,000 अंक आगे था, जिसमें कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। अपने सीने से यह भारी बोझ उतर जाने के बाद मैक्स अंततः संतुष्टि के साथ सेवा के बिस्तर पर लेट गया। परिणाम घोषित होने से ठीक 1 घंटे पहले मैक्स अपनी गिरती रैंकिंग को लेकर काफी चिंतित था, लेकिन अंत में सब कुछ उसके लिए अच्छा ही रहा। जब मैक्स आगामी टूर्नामेंट में अपनी रणनीति के बारे में सोच रहा था, तभी असेवा आखिरकार छात्रावास में वापस आ गया और उसका स्वागत एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान वाले मैक्स ने किया। तुम इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो? ये डरावना लग रहा है, असेवा ने कहा और सोचने लगी कि क्या मैक्स ने उसकी गैरमौजूदगी में उसके बिस्तर पर कुछ गंदी हरकत की होगी। अंदाजा लगाओ, टूर्नामेंट में कौन प्रवेश पाने में कामयाब रहा? मैक्स ने मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारे तो 10 लाख अंक कम थे। असेवा ने मैक्स के सफल होने की संभावना का मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया। उसने मैक्स के क्वालिफाई करने के विचार का मजाक इसलिए नहीं उड़ाया क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं था, बल्कि इसलिए कि वह पहले उम्मीद करने से दुखी न हो और बाद में निराश न हो। हाँ, तुम्हारा बेटा क्वालिफाई कर गया, मैक्स ने कहा, जब उसने देखा कि असेवा अविश्वास से अवाक रह गया है। प्रिंसिपल सर ने मुझे 10 लाख अंक दिए, मैक्स ने शर्माते हुए कहा। तभी असिफ खुशी से चिल्लाया और खुशी से उछल पड़ा और दोनों बिस्तर पर एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। वाह, बहुत बढ़िया काम, असेवा ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। मैक्स को अपने कंधे पर हल्की नमी महसूस हुई, शायद असेवा की खुशी के आंसू बहने से ऐसा हुआ था। मैक्स भी बेहद खुश था। उसने असेवा को अपने करीब पकड़ रखा था और उसकी गर्माहट को महसूस करते हुए उसके साथ अपनी योग्यता परीक्षा की तैयारी का आनंद ले रहा था। 1 मिनट बाद असेवा ने मैक्स को धक्का देकर दूर किया और कहा, फिर बहुत कुछ कवर करना है। टीम का मुकाबला आने वाला है। हालांकि हम तीनों ने रणनीति पर चर्चा कर ली है और हमें अंदाजा है कि क्या होने वाला है, लेकिन अब जब हमारे पास एक नया खिलाड़ी है तो हमें आपको सब कुछ बताना होगा और रणनीतियों में संशोधन करना होगा। अरे यार, प्रतियोगिता शुरू होने में सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। बिल्कुल भी समय बर्बाद करने का समय नहीं है। चलो बाकी 2 को ढूंढते हैं और अभी के अभी एक टीम मीटिंग करते हैं। आओ मैक्स, जल्दी करो। असेवा ने मैक्स को उसके वस्त्रों से खींच लिया। दोनों हंसते हुए अपने अन्य टीम के साथियों के छात्रावासों का दरवाजा खटखटाने और एक टीम मीटिंग का समय निर्धारित करने के लिए चले गए। हालांकि मैक्स को नहीं पता था कि भविष्य में उसके लिए क्या होने वाला है। कम से कम इस समय वह असेवा के साथ हंस रहा था और उस टूर्नामेंट के लिए उत्साहित था जहां वह दोस्तों के साथ मिलकर लड़ेगा। ठीक इसी क्षण वह खुश था। कुछ देर बाद कैंटीन में, तो मुझे ये बात ठीक से समझ लेने दो। प्रधानाचार्य आज की कक्षा में उपस्थित सभी छात्रों को लाखों पुण्यफल देने वाले थे, लेकिन चूंकि केवल तुम ही उपस्थित थी, इसलिए यह पुरस्कार केवल तुम्हें ही मिला। अन्ना ने ईर्ष्या से भरे स्वर में पूछा। हाँ, लगभग ऐसा ही है, मैक्स ने गर्व भरे चेहरे के साथ जवाब दिया। किस्मत वाला कमीना, सेबेस्टियन ने कहा और पूरा समूह हंसने लगा। क्या तुम्हें यकीन है, असेवा, वह प्रधानाचार्य का गुप्त पुत्र नहीं है? मुझे लगता है कि मुखौटे के पीछे वह प्रधानाचार्य के ही नकली चेहरे को छिपा रहा है। पहले आदर्श योद्धा बनने का जुनून और अब लाखों पुण्य अंक, मुझे लगता है कि दोनों में जरूर कोई साजिश है। अन्ना ने मजाक में कहा। हाँ, अब जब तुमने इस बारे में बात की है तो उनके चेहरे जाने पहचाने लग रहे हैं। कम से कम नाक के नीचे का हिस्सा तो जरूर। हालांकि मैंने रावण का पूरा चेहरा कभी नहीं देखा। एक बार जब वह शराब पी रहा था तो मैंने उसकी नाक तक का हिस्सा देख लिया था और वह हिस्सा तो प्रधानाचार्य जैसा ही दिखता है, असिफ ने अन्ना के मजाक का जवाब देते हुए कहा, जब तीनों मैक्स के मुखौटे को संदेह भरी नजरों से देख रहे थे।
मैक्स ने सहज रूप से शराब का प्याला वापस नीचे रख दिया और एक बार फिर अपना चेहरा पूरी तरह से ढक लिया। दोस्तों, हमें और भी महत्वपूर्ण विषयों पर बात करनी है ना? मैक्स ने कहा और समूह अनिच्छा से गंभीर विषयों की ओर बढ़ गया। तो ये हमारी वर्तमान ताकत है। असिवा एक लेवल 88 की हत्यारी है। एना एक लेवल 81 की तीरंदाज है। रावण एक लेवल 90 का वॉरलॉक है। और मैं लेवल 92 का बरसेकर हूँ, सेबेस्टियन ने समूह की जानकारी का खुलासा करते हुए कहा। विश्वविद्यालय के शीर्ष 10,000 छात्रों की औसत संख्या लगभग 80 के स्तर पर है, जिसका मतलब है कि कम से कम इस मामले में हम बाकी सभी के बराबर हैं। अन्ना ने बताया। विश्वविद्यालय के मंचों पर दी गई जानकारी के अनुसार प्रतियोगिता का पहला दौर अस्तित्व का खेल है। इस प्रतियोगिता के लिए कुल 2,500 टीमों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें सदस्यों की संख्या 3 से 5 तक है। सभी 2,500 टीमों को एक विशेष स्तर 150 के मरे हुए जीवों से भरे युद्ध क्षेत्र में तैनात किया जाएगा, जहां उस क्षेत्र में एक बेस आवंटित किया जाएगा और वहां मरे हुए जीवों के सार से भरी एक नाजुक शीशी रखी जाएगी। मरे हुए जीवों द्वारा इस अलौकिक शक्ति की अत्यधिक मांग होती है और यह उनके लिए ठिकानों को ढूंढने और उन पर हमला करने के लिए एक प्रलोभन के रूप में काम करेगी, जबकि प्रत्येक खिलाड़ी को अन्य सभी ठिकानों का नक्शा प्रदान किया जाता है, इसलिए खिलाड़ी के हमलों का निरंतर खतरा भी बना रहेगा। एक टीम तब प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है जब उसके सभी सदस्य मर जाते हैं या उसकी अमर शक्ति की शीशी टूट जाती है या चोरी हो जाती है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक हम शीर्ष 1,000 टीमों तक नहीं पहुंच जाते, जिसके बाद प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है। असिवा ने बताया। पहला दौर बेहद कठिन होता है, क्योंकि 80-90 स्तर के योद्धाओं के रूप में 150 स्तर के मरे हुओं का मुकाबला करने के लिए टीम वर्क और रणनीति की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर कोई अपने बेस को मरे हुए लोगों से बचाने में कामयाब भी हो जाता है, तब भी खिलाड़ी द्वारा घात लगाकर हमला किए जाने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि शीशी जैसी नाजुक चीज को बचाना लगभग असंभव है। दूर से किसी भी आकस्मिक प्रहार से यह टूट सकता है। अन्ना ने अपनी राय व्यक्त की। बाहर होने की दर लगभग 60% है। टूर्नामेंट में भाग लेने वालों में से अधिकांश पहले ही दौर में बाहर हो जाएंगे। टिके रहने के लिए चतुराई से काम लेना होगा, मैक्स ने स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा। इस दौर में हमारी रणनीति सरल होगी। हम अपने बेस के आसपास 2-3 किलोमीटर के दायरे में 2-2 का विभाजन करेंगे, जहां 2 लोग बेस की रक्षा करेंगे और 2 लोग प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करेंगे और खतरों की पहचान करेंगे। मेरी निजी राय में मुझे और अन्ना को आक्रमण करना चाहिए, जबकि रावण और अशिव को रक्षा करनी चाहिए। इसके पीछे मेरा तर्क ये है कि एक तीरंदाज होने के नाते अन्ना दूर से दुश्मन की बोतलों पर निशाना साधने में बहुत उपयोगी साबित होगी, जबकि आमने सामने की लड़ाई में मैं आप दोनों से कहीं बेहतर हूं, इसीलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यही सबसे अच्छा बंटवारा है। सेबेस्टियन ने मैक्स और असिवा को संबोधित करते हुए कहा। मैं सहमत हूँ, मैक्स ने सिर हिलाया। तभी दादा ड्रैक्स ने मन ही मन फुसफुसाते हुए कहा कि यह बात तर्कसंगत है। ठीक है, मैं भी सहमत हूँ, असिव ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। बिल्कुल सही, सेबेस्टियन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये देखकर वह संतुष्ट था कि उसकी योजना स्वीकार कर ली गई है। मुझे लगता है कि यह चरण कम से कम 2-4 दिन तक चलेगा, और नियमों के अनुसार हम भोजन, पानी और अपनी पसंद के एक हथियार के अलावा कोई भी कवच, औषधि या कोई भी सामान अंदर नहीं ला सकते हैं। मुझे लगता है कि इस स्थिति में विभाजन का विकल्प चुनने से पहले चुनौती के पहले 4-6 घंटों में अपने बेस के चारों ओर एक रक्षात्मक संरचना बनाना सबसे अच्छा होगा। हालांकि मुझे रक्षात्मक संरचनाओं और जालों के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं पुस्तकालय से एक किताब उधार ले सकता हूं और टूर्नामेंट आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले अगले 40 घंटों में इस पर शोध कर सकता हूं। इस तरह आप दोनों की अनुपस्थिति में हम मरे हुए लोगों और खिलाड़ियों दोनों के हमलों से निपटने में सक्षम होंगे, मैक्स ने सुझाव दिया। नर्ड अलर्ट, अन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। शानदार योजना। मैक्स के प्रस्ताव पर समूह के और भी विस्तार से चर्चा करते हुए असिवा और सेबेस्टियन ने उत्साहपूर्वक कहा। समूह ने कैंटीन में घंटों बातें की और रात एक नए दिन में बदल गई, क्योंकि उन्होंने योजना के हर छोटे बड़े पहलू पर चर्चा करने के बाद ही विदा ली। मैक्स पुस्तकालय की ओर रवाना हो गया, जबकि अन्य लोग अपने अपने तरीके से तैयारियां करने लगे, क्योंकि टूर्नामेंट की उल्टी गिनती पूरी ताकत से शुरू हो गई थी। समूह में हर किसी की अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थीं और साथ ही जीतने की प्रबल इच्छा भी थी। अब प्रतियोगिता के अगले दौर में आगे बढ़ने के लिए यह भाग्य और उनके अपने कौशल पर निर्भर था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेखक की ओर से क्षमा याचना। प्रिय पाठकों, हालांकि पॉवरस्टोन का लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है,
कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण मैं आज बोनस नहीं दे पाऊंगा। आज के बोनस अध्याय के नुकसान की भरपाई के लिए मैं माफी के तौर पर कल 4 अध्याय प्रकाशित करूंगा। कृपया अपने जीटी और पीएस के माध्यम से इस कार्य को अपना समर्थन जारी रखें, क्योंकि मैं वास्तव में हर एक वोट की सराहना करता हूं। मैक्स पूरी तरह से अलग अलग रक्षात्मक संरचनाओं को सीखने में तल्लीन हो गया और जितना अधिक वह उनके बारे में शोध करता गया, उतना ही युद्ध की रणनीति के बारे में उसकी समझ बढ़ती गई। सेवरस ने पुस्तकालय में उससे मुलाकात की और उसे टन भर रक्त की आपूर्ति और एक बिल्कुल नई तलवार सौंपी। उस तलवार का नाम ब्लडसकर था। यह एक एपिक श्रेणी की तलवार थी जिसमें एक विशेष गुण था कि यह जिस भी दुश्मन को काटती थी उस पर रक्तस्राव का प्रभाव उत्पन्न करने की उच्च संभावना रखती थी। वह एक बेहतरीन तलवार थी जिसका रंग खून की तरह लाल था और जो निश्चित रूप से उसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति पर एक अविस्मरणीय छाप छोड़ती। इस तलवार को हासिल करने में बेशक बहुत बड़ी रकम खर्च हुई होगी, इसीलिए मैक्स संत मैक्सिमस कबीले के समर्थन के लिए उनका आभारी था। और देखते ही देखते, पलक झपकते ही 1.5 दिन बीत गए और टूर्नामेंट के पहले दौर का समय आ गया। तारांकन 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 तारांकन। पहला दौर। यूनिवर्सिटी सिस्टम वर्सिटी द्वारा भाग लेने वाली सभी 2500 टीमों को विशेष स्तर 150 के युद्ध क्षेत्र डैन ऑफ द अनडेड के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। मैक्स और उनकी टीम को टेलीपोर्ट करके उनके संबंधित बेस के अंदर ले जाया गया, जहां से उन्होंने तुरंत अपने आसपास के माहौल का जायजा लिया। उनका अड्डा खुले मैदान में एक छोटी पहाड़ी के नीचे था। आसपास घने पेड़ थे और विरोधियों को देख पाना बहुत मुश्किल था। उस अड्डे की रक्षा करना एक भयानक चुनौती थी, क्योंकि हर दिशा से हमले संभव थे। स्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए क्षेत्र के मानचित्र की जांच करने और अन्य खिलाड़ियों के ठिकानों का पता लगाने पर टीम को पता चला कि उनका अड्डा अपेक्षाकृत केंद्रीय स्थान पर था, जिसके चारों ओर अड्डे थे। कितनी बुरी किस्मत है, सेबेस्टियन ने गुस्से में कहा जब उसे अपनी मौजूदा स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। अन्य खिलाड़ियों के स्थानों का नक्शा देखते हुए अन्ना ने गहरी भौहें चढ़ा ली और कहा, हम में से किसी एक को उस पहाड़ी की चोटी पर तैनात होना होगा। मरे हुए लोगों की सार की शीशी को वहां से आसानी से निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि मैं ही एकमात्र ऐसी हूं जो दूर से मुकाबला करने में सक्षम हूं। मुझे लगता है कि मुझे वहां स्थायी रूप से तैनात होना चाहिए, जिससे हमारा 2-2 का बंटवारा अब 3-1 के बंटवारे में बदल जाएगा। असिवा शांत भाव से बोली, हाँ, अपनी किस्मत को लेकर परेशान होने का कोई फायदा नहीं, हमें आगे क्या करना है इस पर ध्यान देना चाहिए। रावण, आप हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं, क्या निर्णय है? मैक्स कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, सबसे पहले हमें मरे हुए लोगों की शक्ति को दूसरे मरे हुए लोगों को आकर्षित करने से रोकना होगा। हम ऐसा करने के लिए कटे हुए पेड़ों को जमीन में मजबूती से गाड़कर हवा के प्रवाह के विरुद्ध एक अस्थायी दीवार बनाते हैं। इस समय हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, इसलिए हम ये करने जा रहे हैं। मैं जमीन में 6-7 बड़े गड्ढे खोदूंगा, जबकि असिवा और अन्ना उत्तर और दक्षिण अक्ष के साथ लगे पेड़ों की कतार को काटने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके बाद मैं और सेबेस्टियन गड्ढों में पेड़ लगाएंगे ताकि हवा से बचाव के लिए एक ढाल बन सके और साथ ही लंबी दूरी के तीरंदाजों से भी एक तरह की सुरक्षा मिल सके। अब मैं जंगल के पूर्वी हिस्से में आग लगाऊंगा और हवा के कारण वह आग पश्चिम की ओर फैल जाएगी। बीच से हमने जो वृक्षों की कतार बनाई है, उसकी वजह से हवा दुश्मन के ठिकानों की ओर बिल्कुल सटीक दिशा में बहेगी और जब तक हम अपनी रक्षा व्यवस्था स्थापित करेंगे, मुझे उम्मीद है कि मानचित्र पर मौजूद ये ठिकाने पूरी तरह से आग की लपटों में घिर चुके होंगे और या तो नष्ट हो चुके होंगे या सेबेस्टियन के लिए उपलब्ध होंगे। समूह कुछ देर तक मैक्स को देखता रहा। उनके मुंह थोड़े खुले हुए थे ताकि वे उसकी व्यापक युद्ध योजना सुन सकें। थोड़ी देर बाद असिवा अपने सदमे से बाहर निकली और बोली, जी कप्तान। बाकी लोग भी जल्दी से काम पर लग गए। मैक्स ने गड्ढे खोदे, वहीं असिवा और अन्ना पेड़ों की छंटाई और कटाई करने में जुट गए, जबकि सेबेस्टियन परिधि नियंत्रण पर सतर्क था। 30 मिनट भी नहीं बीते थे कि 7 गड्ढे खोद दिए गए और 7 पेड़ रोपने के लिए तैयार थे। मैक्स और सेबेस्टियन ने अपनी असाधारण ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्हें इसलिए लगाया ताकि हवा में मरे हुए लोगों का सार स्वतंत्र रूप से न फैल सके। उस हिस्से के पूरा होने के बाद मैक्स तेजी से जंगल में भागा और पेड़ों की चोटियों के साथ साथ आग के गोले दागता रहा, खासकर सूखी पत्तियों को निशाना बनाते हुए, जिनमें आग लगने की संभावना अधिक थी। वह अपने प्रयास में बेहद सफल रहा, क्योंकि 15 मिनट बाद ही जंगल में भीषण आग लग गई और तेज हवाओं के साथ हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी। मैक्स अपने चेहरे पर संतुष्टि का भाव लिए अपने अड्डे पर लौट आया, जबकि वे चारों अपने आसपास के जंगल को तेजी से जलते हुए देख रहे थे, जिससे आसपास का तापमान बढ़ रहा था और हवा में टन भर काला धुआं फैल रहा था।
ब्लीह कीचड़ में लौटते हुए आग को बुझाने की कोशिश करते समय उस मरे हुए प्राणी का एचपी पहले से ही गहरे नारंगी रंग का हो चुका था। अमरजेंट स्तर 152। मैक्स ने उस जीव का निरीक्षण किया और तुरंत उसकी ओर एक आग का गोला फेंका, जिससे उसकी लपटें और तेज हो गईं। -45। मरे हुए प्राणी ने ऊपर देखा। स्पष्ट रूप से दखलंदाजी से नाराज होकर उसने मैक्स की ओर चिल्लाते हुए कहा, ब्लेह। लेकिन दुर्भाग्यवश ये उसके मुंह से निकले आखिरी शब्द थे, क्योंकि एक सेकंड बाद ही उस पर तलवार से हमला किया गया। 2 खंजर और 3 तीर उसकी खोपड़ी में जा लगे और वह शांति से सो गया। विश्वविद्यालय सूचना। एक मरे हुए गोबलिन को मारने पर बधाई। मेरिट अंक जोड़ 2000 योगदान के अनुसार विभाजित। सिस्टम सूचना। आपने एक मरे हुए गोबलिन को मार डाला है। व्यय जोड़ 700। एक मृत हड्डी प्राप्त हुई। सिस्टम टिप्पणी। आप वैश्विक तापमान वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान करता है। सूचना देखकर टीम के सभी सदस्यों का मनोबल बढ़ गया और उन्होंने आपस में हाथ मिलाकर खुशी जाहिर की। बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था हो जाने के बाद अब योजना के अगले चरण को शुरू करने का समय आ गया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आज चौथा अध्याय प्रकाशित होगा। तैयार हो जाए और आनंद लीजिए। नीचे लेखक के नोट्स में मैक्स के अपडेटेड स्टैट पैनल को देखें, साथ ही यह भी पढ़ें कि उसके पास ये स्टैट्स क्यों हैं। समूह ने अपनी 3-1 विभाजन योजना पर काम शुरू किया, क्योंकि अन्ना ने तेजी से शिविर के पीछे की पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया और असिवा ने चुपके से सेंट मैक्सिमस कबीले द्वारा आपूर्ति के बहाने दी गई रक्त की बोतलों में से एक का ढक्कन खोल दिया और उसका उपयोग करके रक्त का घेरा बनाना शुरू कर दिया। मैक्स की क्षमता को काम करने के लिए किसी भी 2 पैरों वाले प्राणी के खून की ही आवश्यकता होती थी, और खून से संबंधित ऐसी कोई अन्य आवश्यकता नहीं थी जिसमें यह बताया गया हो कि खून किसी दुश्मन का होना चाहिए या ताज़ा होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि 2 पैरों वाले प्राणी से प्राप्त बासी रक्त भी काम करता था। जिस खून का इस्तेमाल असिव ने अभी किया, वह उच्च गुणवत्ता वाला मानव रक्त था जिसे विश्वविद्यालय द्वारा खाद्य वस्तु के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद युद्ध में ले जाने की अनुमति दी गई थी। जैसे ही आधार के चारों ओर घेरा पूरी तरह से बन गया, मैक्स ने मंत्र का नाम बुदबुदाते हुए अपने आसपास के खून से एक जुड़ाव महसूस किया। मृत्यु चक्र। जादू का असर होते ही मैक्स की स्टेमिना बार का लगभग 10% हिस्सा कम हो गया। वाह, यहाँ अचानक ठंड हो गई, असिवा ने कहा, जैसे ही मृत्यु चक्र सक्रिय हुआ और तापमान अचानक 3-4 डिग्री गिर गया। उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, मैं अपनी जगह पर हूँ, अन्ना ने पहाड़ी के ऊपर से चिल्लाकर कहा, और मैक्स और असिवा समझ गए कि टीम अब युद्ध की स्थिति में है और लड़ने के लिए तैयार है। सेबेस्टियन पहले ही अकेले ही जंगल के जले हुए हिस्सों में शिकार की तलाश में निकल चुका था, जबकि बाकी लोग लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। अगले 2 घंटों में उस क्षेत्र में सूरज आखिरकार डूब गया, दिन रात में बदल गया और दृश्यता में भारी गिरावट आई। समूह के अड्डे के पास स्थित कुल 2 ठिकानों को मानचित्र से हटा दिया गया, जिसका मतलब था कि सेबेस्टियन के शामिल होने की प्रबल संभावना थी। जबकि अधिकांश सामान्य खिलाड़ी इस कमी से बुरी तरह प्रभावित होते, मैक्स और असिवा को अपने नाइटब्लेड वंश के कारण अंधेरे में देखने में कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि किसी भी मामले में चंद्रमा सूर्य की तुलना में उनका बेहतर मित्र था। एना भी अंधेरे में अच्छी तरह देख सकती थी, हालांकि दिन के उजाले जितनी अच्छी तरह नहीं, लेकिन एक एल्फ होने के कारण उसकी देखने की क्षमता पूरी तरह से बाधित नहीं हुई थी। दुश्मन आ रहा है, उत्तर पश्चिम की ओर, अन्ना ने पहाड़ी की चोटी से चिल्लाते हुए कहा, जबकि मैक्स और असिवा पहले युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। ओह! जंगल के अंधेरे में दोनों को घूरती हुई 10 चमकती हुई नारंगी, हरी और नीली आंखें दिखाई दे रही थीं। तभी एक विशिष्ट वेयरवुल्फ की दहाड़ सुनाई दी। भेड़ या मानव? मैक्स और असिवा ने लगभग एक समान अरुचि के साथ कहा। जाहिर तौर पर अतीत के अनुभवों के आधार पर दोनों को ही उस प्रजाति से गहरी नफरत थी। 5 चौड़े भेड़िए जंगल से बाहर खुले मैदान में दाखिल हुए और मैक्स के मृत्यु घेरे की रेखा के बाहर अड्डे के पास पहुंचकर उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। रफ, वूफ, नफ। जैसे जैसे अन्य भेड़िए जाल के प्रति अधिक सचेत होते गए, भेड़ियों में से एक भौंका कुर्राया। श्वैप! एक तीर पहाड़ी की चोटी से एक अनजान वेयरवुल्फ की खूबसूरत हरी आंखों में जा लगा, जिस पर मैक्स ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए उस पर पलटवार किया और उसकी अब अंधी हो चुकी तरफ से फायर ब्लास्ट से उसे उड़ा दिया। -800। आंख में तीर लगने और एक शक्तिशाली अग्नि विस्फोट से प्रभावित होने के बाद वेयरवुल्फ का स्वास्थ्य गंभीर रूप से खराब हो गया था, क्योंकि हमले के बाद भी उसका फर कोट चल रहा था और उसमें आग लगी हुई थी। देखो रावण, शिकार पर अपने सभी सदस्यों को बाहर ले जाकर अपना अड्डा असुरक्षित छोड़ने वाले मूर्ख यहाँ आ गए हैं, असिवा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा,
और भेड़ियों की इस मूर्खतापूर्ण रणनीति का मजाक उड़ाया। भेड़ियों में से एक अपने पूर्ण भेड़िए के रूप से आधे मनुष्य आधे भेड़िए के रूप में परिवर्तित हो गया और बोला, हम मूर्ख नहीं हैं। जब हम अपने अड्डे के आसपास सभी को मार देंगे तो हमारे अड्डे की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हम ही वो खतरा है जो दूसरों के दरवाजों पर दस्तक देता है। हम हैं। श्वैप! एक तीर जानवर के खुले मुंह में जा लगा और मैक्स ने इस बार भी तुरंत ही आग का गोला दाग दिया। -1500 क्रिटिकल हिट। सिस्टम सूचना, आपने टिया एक खिलाड़ी, बेली, को मार दिया है। जोड़ 1200 अनुभव। जोड़ 1 सेट सामान्य भेड़िए के पंजे। सिस्टम टिप्पणी, भाषण के बीच में किसी को मार डालना कितना घिनौना है। मानव भेड़िया रूपांतरण ने खिलाड़ियों की रक्षात्मक क्षमता को कम कर दिया था, जिससे मैक्स को मरते समय एक महत्वपूर्ण प्रहार करने का मौका मिल गया। भेड़ियों के दूसरे समूह ने अपने एक सदस्य की मौत देखकर मानो अपना आपा खो दिया और वे मैक्स और उसके समूह की ओर बेतहाशा दौड़ पड़े, जिनमें से 3 हमलावरों ने मैक्स और असिवा पर हमला किया जबकि एक हमलावर तेजी से पहाड़ी पर चढ़ गया। मैक्स ने झट से अपनी तलवार निकाल ली, क्योंकि असिवा ने पहले से ही घायल वेयरवुल्फ की ओर तेजी से खंजर फेंकना शुरू कर दिया था, जिसके पास टूर्नामेंट में सभी औषधि वस्तुओं पर प्रतिबंध लगने के कारण खुद को ठीक करने का कोई साधन नहीं था। जैसे ही एक वेयरवुल्फ ने मैक्स पर हमला किया, उसे अपनी मृत्यु से पहले के आखिरी दृश्य की हल्की सी झलक दिखाई दी, जिसमें भेड़ियों के एक समूह ने उसे बेरहमी से मार डाला था और उसके भतीजे का अपहरण कर लिया गया था। इस याद से मैक्स का खून गुस्से से खौल उठा, क्योंकि उसकी आदिम पिशाच प्रवृत्ति जागृत हो गई और वह एक निर्दयी हत्यारा बन गया। मैक्स ने दाईं ओर लुढ़ककर वेयरवुल्फ के हमले से खुद को बचा लिया। उसकी विस्फोटक गति वेयरवुल्फ के लिए अपनी दिशा बदलने के लिए बहुत अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप वह अपने लक्ष्य से चूक गया। मैक्स ने गुरुत्वाकर्षण कक्ष के अंदर बहुत कड़ी ट्रेनिंग की थी, इसलिए वह एक मूर्ख वेयरवुल्फ से हार नहीं सकता था। एक बार लुढ़कने के बाद उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई और इससे पहले कि वेयरवुल्फ प्रतिक्रिया कर पाता, मैक्स ने अपनी तलवार सीधे उसकी पीठ में घूंप दी। -650। वेयरवुल्फ छटपटाया, दहाड़ा और विरोध किया, लेकिन मैक्स ने अपनी अपार ताकत से उस जानवर को पछाड़ दिया। उसने एक जोरदार लात मारकर जानवर को पहाड़ी की तलहटी तक धकेल दिया और फिर उसकी गर्दन को पीछे की ओर मिट्टी में धंसा दिया। -2200 क्रिटिकल हिट। भेड़िए ने अपनी नीली आंखों से मैक्स को घूरा। उसकी बुझती हुई चिंगारियों में भी घृणा स्पष्ट थी, लेकिन मैक्स ने परवाह नहीं की और ठंडे स्वर में कहा, शुभ रात्रि कुतिया। मैक्स ने अपनी नई तलवार ब्लडस्कर को जानवर की गर्दन से बाहर निकाला, क्योंकि इसके रक्तस्राव प्रभाव के कारण घायल होने के बाद वेयरवुल्फ से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वह जानवर जीवित तो था, लेकिन उसकी एचपी बेहद कम थी। फिर भी मैक्स ने उसे खुद खत्म नहीं किया और खून बहने और मौत के घेरे ने मात्र 7 सेकंड बाद उसकी जान ले ली। इसके बजाय मैक्स ने असिवा को कवर करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने पहले ही कमजोर वेयरवुल्फ को खत्म कर दिया था और अब अकेले ही अल्फा भेड़िए का सामना कर रही थी। समूह में सबसे बड़ा भेड़िया अल्फा था, जिसकी बाईं आंख पर एक बड़ा निशान था जो बुरी तरह से ठीक हुआ था। उस निशान ने उसे एक खूंखार रूप दिया और उसके बड़े आकार और नुकीले पंजों के साथ मिलकर वह एक अल्फा भेड़िए के वर्णन में पूरी तरह से फिट बैठता था। वह एक क्रूर जानवर था जिसमें अविश्वसनीय फुर्ती और काटने की ताकत थी। हालांकि दुर्भाग्य से वह पूरी तरह से शारीरिक बल से बना था और उसमें बुद्धि बिल्कुल नहीं थी। डेथ सर्कल के अंदर लगातार लड़ने से वेयरवुल्फ की एचपी लगातार कम होती जा रही थी। साथ ही उसकी अपनी ताकत के बावजूद लड़ाई एकतरफा हो जाने के कारण उसकी टीम भी दुश्मन के मुकाबले जल्दी ही संख्या में कम पड़ गई। जब मैक्स लड़ाई में शामिल हुआ और किनारे से उस पर हमला करना शुरू किया, वहीं असिवा ने खंजर से उसके महत्वपूर्ण अंगों पर वार किया, तो भेड़िया गुस्से से गुर्राया और अपने दुश्मन पर भौंका। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैक्स और असिवा दोनों बेहद तेज थे और उन्होंने इतनी फुर्ती से उसके शरीर पर हमला किया कि उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। मैक्स और असिवा के आक्रमण करने का तरीका एकदम सटीक था। जैसे ही मैक्स बाईं ओर जाने का नाटक करता, असिवा दाईं ओर चला जाता और दोनों मिलकर इस तरह से हमले करते कि विशालकाय जानवर के लिए एक साथ दोनों हमलों से बचना लगभग असंभव था। यह एक क्रूर एकतरफा यातना थी, क्योंकि दोनों ने मिलकर दुश्मन के एचपी को धीरे धीरे कम किया, जब तक कि वह गहरे लाल रंग में न पहुंच गया। तब हताशा में वेयरवुल्फ ने अपनी आवाज की शक्ति खौल का इस्तेमाल किया। ध्वनि के हमले के परिणामस्वरूप मैक्स और असिवा को अस्थायी बहरापन और चिड़चिड़ापन महसूस हुआ और उसके फेफड़ों से एक गहरी चीख निकली। हमले के कारण मैक्स के सिर में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन यह इतना गंभीर नहीं था कि वह लकवाग्रस्त या अचेत हो जाए। कानों में बजने वाली तेज आवाज और संतुलन व गतिशीलता में थोड़ी कमी के बावजूद
मैक्स ने दहाड़ते हुए भेड़िए का सिर काटकर अलग कर दिया। सिस्टम सूचना, आपने टिया-1 के खिलाड़ी चार्ली को मार गिराया है। आपको लाभ होता है। जोड़ 1700 अनुभव। जोड़ 1 टिक हटाने वाली क्रीम। सिस्टम टिप्पणी, अगर लोगों को बीच में टोकना ही काफी असभ्य नहीं था तो अब आप चिल्लाते हुए उन्हें टोक रहे हैं। आप बिल्कुल बदतमीज हैं। तुम ठीक हो? मैक्स ने असिवा से पूछा, जो अपने कानों को कसकर पकड़े हुए थी। हालांकि दुर्भाग्य से असिवा उस समय कुछ भी नहीं सुन पा रही थी, इसलिए मैक्स को उसे सांकेतिक भाषा में समझाना पड़ा कि वह ठीक है या नहीं। असिवा ने उठते हुए उसे अंगूठा दिखाया और यह जांचा कि उसके कानों से खून बह रहा है या नहीं, और कहा, खूनी वेयरवुल्फ। इसी क्षण कम से कम 40 तीरों से छलनी एक विशाल भेड़िए का शरीर पहाड़ी की चोटी से धड़ाम से नीचे गिर गया, और मैक्स और असिवा को शर्मिंदगी के साथ याद आया कि भेड़ियों में से एक अन्ना पर हमला करने के लिए पहाड़ी पर चढ़ गया था। शाबाश अन्ना, मैक्स ने प्रशंसा करते हुए चिल्लाकर कहा। हाँ, शाबाश, असिवा ने भी अपनी सहमति जताई। चुप रहो प्यारे जोड़ों, अन्ना ने हंसते हुए चिल्लाकर जवाब दिया। दुर्भाग्यवश उनकी मजाक भरी टिप्पणी उन दोनों के ध्यान में नहीं आई, क्योंकि उनके कानों में अभी भी हल्की सी झंझनाहट के कारण उन्हें केवल अस्पष्ट आवाजें ही सुनाई दी। कानों में बजने वाली आवाज पूरी तरह बंद होने और दोनों के दोबारा सुनने में सक्षम होने में पूरे 10 मिनट लग गए। रावण, मैं शपथ लेता हूँ कि एक दिन मैं इन बदसूरत जानवरों का सफाया कर दूंगा। असिव ने श्राप दिया। हाँ, मैं भी मदद करूंगा, मैक्स ने समर्थन किया। उस अश्लील चीख पुकार के हमले के बाद उन दोनों को उस प्रजाति से और भी अधिक घृणा करने का एक और कारण मिल गया था। उसके बाद का 1 घंटा टीम के लिए अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा, क्योंकि उस दौरान उन्हें केवल एक ही मरे हुए प्राणी से लड़ना पड़ा। हालांकि सब कुछ तब बदल गया जब सेबेस्टियन बुरी तरह से गाली गलौज करते हुए बेस पर वापस भागा। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, दोस्तों मुझे बचाओ। उसने अड्डे से लगभग 100 मीटर दूर चिल्लाया, जबकि उसके पीछे घोड़ों के दौड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। दुरहल्स, अन्ना चिल्लाए और मैक्स और असिवा तुरंत सतर्क हो गए। मैक्स ने तुरंत सेबेस्टियन और उसका पीछा करने वालों के बीच आग की एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे सेबेस्टियन को समूह में वापस आने के लिए कुछ समय मिल गया। हालांकि आग की शक्तिशाली दीवार भी सेबेस्टियन को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए केवल 10 सेकंड का अतिरिक्त समय ही दे पाए, क्योंकि आग का असर खत्म होते ही सवारों ने पूरी गति से पीछा करना जारी रखा। जंगल से 4 मरे हुए दुराहल खुले मैदान में दाखिल हुए। दुराहल जंगल में पाए जाने वाले सबसे शक्तिशाली टियर 2 जानवरों में से एक थे और निस्संदेह इस शक्ति स्तर पर मरे हुए समूहों के नेता थे। वे घोड़ों पर सवार होते थे और पूरे शरीर को ढकने वाले कवच से लैस होते थे, साथ ही तलवारों और भालों से भी लैस होते थे, जो उन्हें सबसे बहुमुखी घुड़सवार सेनाओं में से एक बनाते थे। तुमने उन चारों को अपनी ओर कैसे आकर्षित किया? मैक्स ने घबराकर पूछा। वे जाहिरा तौर पर मरे हुए लोगों के सार के लिए एक अड्डे पर हमला कर रहे थे, और मौका देखकर मैंने समूह को खत्म करने के लिए शीशी निकाली, लेकिन अंततः सार बर्बाद हो गया। इससे दुराहल्स बहुत गुस्सा हो गए, सचमुच बहुत गुस्सा, और तब से वे 4 किलोमीटर तक मेरा पीछा कर रहे हैं। सेबेस्टियन ने जवाब दिया, दौड़ने के कारण उसकी सांसें तेज चल रही थीं। तारानकन, 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 तारानकन। असिवा ने समूह के स्तरों की जांच करते हुए शाप दिया। अमर दुराहल स्तर 170, अमर दुराहल स्तर 161, अमर दुराहल स्तर 164, अमर दुराहल स्तर 167। इस बार समूह बेहद मुश्किल में था, क्योंकि उन्हें अपने मौजूदा स्तर से दोगुने स्तर के और बराबर संख्या वाले विरोधियों से लड़ना था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब केवल एक चमत्कार ही उन्हें बचा सकता था। तारानकन, 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 तारानकन। इस बीच थोर, प्रिय पिता, उद्धरण चिन्ह। थोर ने सेबेस्टियन एस्मोडियस द्वारा लिखा गया पत्र पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। पूरे ब्रह्मांड में उनके अनगिनत बेटे और बेटियां थीं, लेकिन उनमें से किसी ने भी उन पर ऐसा निश्चित प्रेम और पितृभक्ति नहीं बरसाई। पत्र की सामग्री से वह भावुक हो गया और स्याही के रूप में इस्तेमाल किए गए खून का सरसरी तौर पर निरीक्षण करने पर उसे यकीन हो गया कि यह वास्तव में उसके अपने बेटों में से एक का ही खून था। बहुत अच्छा, क्या ये युवा प्रतिभाओं के पोषण के लिए विश्वविद्यालय है? मैं स्वयं आकर तुम्हारी शानदार लड़ाई देखूंगा, थोर ने पत्र को सुरक्षित रखते हुए कहा और अपने सेवक को टूर्नामेंट के बारे में और अधिक जानकारी लाने का निर्देश दिया। थोर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह एक दुष्ट राक्षस द्वारा बिछाए गए जाल में फंस रहा है, जिसका उद्देश्य उसका ही पतन करना था। ठीक है, अगर आप में से किसी के पास कोई योजना है, तो उसे साझा करने का यह अच्छा समय हो सकता है।
असेवा ने अपने खंजरों को कसकर पकड़ते हुए कहा। मैक्स ने बहुत सोचा कि क्या करना चाहिए, लेकिन उसे कुछ भी कारगर नहीं सूझा। लेकिन इसी समय ड्रैक्स ने मैक्स को कुछ बेहद महत्वपूर्ण सलाह दी। लड़के, उनकी बुद्धिमत्ता का स्तर 140 है, जो फिलहाल आपके नियंत्रण से थोड़ा अधिक है। हालांकि इस बात की काफी संभावना है कि जंगल में निम्न स्तर के मरे हुए प्राणी मौजूद हो जिन्हें आप दुराहलों से लड़ने के लिए मस्तिष्की रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इस समय आप जो सबसे अच्छी रणनीति अपना सकते हैं वही है कि आप जंगल में भाग जाएं और अपने नियंत्रण में आने वाले हर एक मरे हुए प्राणी को दुराहल से लड़ने के लिए भेज दें और अड्डे की रक्षा का जिम्मा अपने दोस्तों पर छोड़ दें। मैक्स ने ड्रैक्स के शब्द सुने और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। ड्रैक्स द्वारा सुझाई गई योजना आत्मघाती थी, क्योंकि मैक्स के बिना दुराहलों के खिलाफ समूह की पहले से ही कमजोर ताकत और भी कमजोर हो जाती। लेकिन अगर किसी चमत्कार से वे कुछ मिनटों तक टिके रहने में कामयाब हो जाते तो मैक्स किराए के सहायकों की मदद से स्थिति को पलट सकता था। भाड़ में जाए दोस्तों, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। जी जान से बचाव करो, जिंदा रहो, मैं जल्द ही धमाके के साथ वापस आऊंगा। कृपया मुझे कम से कम 5-10 मिनट दीजिए, मैक्स ने जल्दी से कहा, क्योंकि उसके पास अपनी योजना को विस्तार से समझाने का समय नहीं था। दो दुराहलों के बीच आग का विस्फोट करके मैक्स ने दोनों के बीच एक रास्ता बनाया और उस आग के बीच से निकल गया जो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकी, जिससे वह उनके घेरे को पार करके जंगल में पहुंच गया। एक दुराहल ने उसका पीछा किया, लेकिन मैक्स ने पहले एक ज्वाला की दीवार बनाई और 10 सेकंड बाद दूसरी बनाकर उसे अपने रास्ते में रोक दिया और खुद के लिए सुरक्षित दूरी बनाने में कामयाब रहा। क्या वह भाग गया? सेबेस्टियन ने हैरानी भरी आवाज में पूछा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, कोई न कोई योजना जरूर होगी, मैक्स के चरित्र पर पूरा भरोसा रखते हुए असेवा ने कहा। तो हमें 5-10 मिनट तक टिके रहना होगा, है ना? बढ़िया, सेबेस्टियन ने तनाव भरी आवाज में कहा, और वह असेवा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। ये 5 मिनट बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाले थे, क्योंकि 4 दुराहल उन दोनों की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। तारानकन 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 तारानकन। इस बीच मैक्स, भागो 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 भागो, मैक्स ने जंगल में बेतहाशा गति से दौड़ते हुए खुद से कहा। उसकी इंद्रियां पूरी तरह सक्रिय थीं और उसकी रात्रि दृष्टि वाली आंखें आसपास के वातावरण में मरे हुए लोगों के संकेतों की तलाश कर रही थीं। ब्लेह, मैक्स ने एक पेड़ से लात मारते हुए एक हल्की सी जानी पहचानी आवाज सुनी और आवाज की दिशा में मुड़ते हुए देखा कि एक मरे हुए प्राणी ने एक खिलाड़ी पर हमला कर दिया है। कृपया मुझे मत मारो, कृपया। खिलाड़ी जमीन पर पड़ा हुआ था और मरे हुओं से दया की भीख मांग रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ब्रेन वॉश, मैक्स ने 99 बुद्धि वाले प्राणी पर उस कौशल का प्रयोग किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह असफल रहा। लानत है, मैक्स ने नंगे हाथों से मुर्दों को घूंसे मारे और एक बार फिर अपनी मुट्ठी से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ब्रेन वॉश, इस बार यह प्रयास सफल रहा और मरे हुए लोग उसके वश में आ गए। जाओ दुराहल को मार डालो, मैक्स ने अपने अड्डे की ओर इशारा किया और मरे हुए लोगों को निर्देश दिया, जिन्होंने उबहबले चिल्लाते हुए तेजी से उस दिशा में धावा बोल दिया। मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनाब, वह मरे हुए लोग बहुत डरावने थे। मैक्स द्वारा बचाए गए खिलाड़ी ने मैक्स को दिल से धन्यवाद दिया। हालांकि मैक्स ने बेरहमी से जवाब में उसका सिर काट दिया और इस प्रक्रिया में उसकी टीम को भी खत्म कर दिया, क्योंकि उसके द्वारा मारा गया खिलाड़ी आखिरी जीवित बचा था। अपनी तेज रफ्तार को जारी रखते हुए मैक्स अपने पैरों के पीछे पूरी ताकत लगाकर दौड़ा और जंगल में ऐसे और भी मरे हुए जीवों की तलाश करने लगा जिन्हें वह वश में कर सके। तारानकन 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 तारानकन। इस बीच बेस पर असेवा की एचपी बेहद कम यानी 30% थी, जबकि सेबेस्टियन की स्थिति थोड़ी बेहतर थी, उसकी एचपी 36% थी। लड़ाई शुरू हुए अभी पूरे 3 मिनट भी नहीं बीते थे और अन्ना के हवाई बचाव के बावजूद दोनों को मृतकों ने बुरी तरह से पीट दिया। हमारी तो निराशाजनक मौत होगी, रावण के आने में बहुत देर हो जाएगी, सेबेस्टियन ने गुस्से में कहा। नहीं, चूंकि उसने 5 मिनट मांगे हैं, इसलिए हमें 5 मिनट तक रुकना होगा, कोई विकल्प नहीं है, आशिवा ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा और दुराहल की तलवार के वार को अपने खंजर से रोकते हुए खुद हवा में उड़ गई। छी छी, इसी क्षण एक मरे हुए प्राणी ने जंगल से निकलकर बेहद गुस्से में दिखते हुए अड्डे की ओर धावा बोल दिया। आह, एकदम सही, और भी मरे हुए लोग। सेबेस्टियन ने अपनी किस्मत को कोसा और लगभग लड़ाई से हार मान ली। लेकिन ठीक उसी क्षण एक चमत्कार घटित हुआ, जब मरे हुओं ने मनुष्य पर हमला करने के बजाय अपने ही साथी मरे हुओं दुराहलों पर हमला कर दिया। ब्लेह,
मरे हुए प्राणी ने चीखते हुए अपनी हड्डी की गदा दुराहल के घोड़े की ओर घुमाई, जिससे घोड़ा घायल हो गया और कवचधारी दुराहल अपने घोड़े से गिर पड़ा। हे भगवान, ये तो मरे हुओं की दुनिया में एक चमत्कार है, सेबेस्टियन ने मुस्कुराते हुए कहा। अनडेड के शामिल होने से असिवा और सेबेस्टियन पर दबाव थोड़ा कम हो गया क्योंकि लेवल 150 के अनडेड दुराहल के लिए बेहतर प्रतिद्वंद्वी थे। जल्द ही 2 और मरे हुए लोग खुले मैदान से चिल्लाते हुए बाहर निकले और दुराहलों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गए, क्योंकि लड़ाई एक गतिरोध पर पहुंच गई थी और सेबेस्टियन और असिवा बेहद कम बची हुई लाल एचपी पट्टी के साथ जीवित थे। आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या रावण अब जादूगर बन गया है? सेबेस्टियन हौंफते हुए बोला, और अब उसे हंसी भी आ रही थी। नहीं, वह तो बस काम पूरा करने वाला आदमी है, असिवा ने हंसते हुए कहा। हर गुजरते मिनट के साथ एक और मरे हुए प्राणी लड़ाई में शामिल हो जाता था, और जल्द ही 9 मरे हुए प्राणी 4 दुराहलों पर हमला कर रहे थे। इसके बाद युद्ध का रुख पूरी तरह बदल गया, क्योंकि 10 मिनट के भीषण युद्ध के बाद और 9 में से 6 मरे हुए सैनिकों के मारे जाने के बाद अंततः दुराहल पराजित हो गए। हा, हमने कर दिखाया, सेबेस्टियन ने खुशी से एक मरे हुए प्राणी के कंधे पर थप्पड़ मारते हुए कहा, जिससे उसकी कंधे की हड्डी अपनी जगह से हट गई। उस मृत प्राणी ने अपनी खोखली आंखों से सेबेस्टियन को घूरा, जब सेबेस्टियन ने घबराकर जमीन से हड्डी उठाए और उसे वापस पेश किया, जिसे मृत प्राणी ने वापस उसकी जगह पर रख दिया। माफ कीजिए, सेबेस्टियन ने अपनी संवेदना व्यक्त की। कुछ सेकंड बाद मैक्स जंगल के बाहर खुले मैदान में पहुंचा, लेकिन आधार तक पहुंचने से 20 मीटर पहले ही थकान के कारण घुटनों के बल गिर पड़ा। असिवा और सेबेस्टियन तुरंत अपने साथी को सुरक्षित स्थान पर वापस लाने के लिए दौड़े, लेकिन उसकी कीचड़ और पसीने से तर त्वचा और हौंफती सांसों को देखकर वे समझ गए कि मैक्स की स्टेमिना बार 10% से नीचे होने के कारण वह इस समस्या से जूझ रहा था। समूह को बचाने के लिए उसने जो भी तरीके अपनाए थे, उनका उसके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ा था। चांदनी रात में थकान और घावों से उबरते हुए मैक्स ने खून पिया। टूर्नामेंट शुरू हुए 26 घंटे बीत चुके थे और आखिरकार सभी खिलाड़ियों को शारीरिक और मानसिक थकान महसूस होने लगी थी। तो रावण, तुम इन मरे हुओं को कब तक काबू में रख सकते हो? सेबेस्टियन ने उत्सुकता से पूछा। मुझे कुछ पता नहीं, मैं खुद ही समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैक्स ने कर्कश और थकी हुई आवाज में जवाब दिया। हालांकि वह अपने दोस्तों के सामने बहादुरी का दिखावा कर रहा था, लेकिन वास्तविकता ये थी कि इस समय उसकी दृष्टि धुंधली थी और उसके शरीर का हर हिस्सा उसे लेटने और आराम करने के लिए कह रहा था। वर्तमान में मैक्स के लिए सीधे बैठना भी एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उसकी सहज प्रवृत्ति उसे किसी चट्टान को ढूंढकर उस पर अपना सिर टिकाने के लिए उकसाती थी। मैंने मानचित्र पर कुल 1260 बिंदुओं की गिनती की, जिसका मतलब है कि हम निष्कासन सीमा के बहुत करीब हैं और लगभग 50% टीमें पहले ही बाहर हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि पहले दौर के आधिकारिक रूप से समाप्त होने में केवल 4-6 घंटे और बचे हैं, असिवा ने समूह को बताया। समूह ने पिछले 26 घंटों में कई लड़ाइयों का सामना किया था और उनके लिए 1 और 6 घंटे पार करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक स्पष्ट लक्ष्य सामने देखकर उन्हें काफी अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि सुरंग का अंत निकट है। उन चारों के अभी भी जीवित होने के कारण उनके पहले दौर को पार करने की संभावना काफी अधिक थी। दुश्मन दिखाई दिया, पहाड़ी से आ रहा है, एना ने पहाड़ी की चोटी से चिल्लाकर कहा और बाकी सदस्य तुरंत सतर्क हो गए। इस बार मुसीबत ने पहाड़ी मार्ग अपना लिया था और उस जगह से आ रही थी जहां अन्ना तैनात थी। असिवा, हमें जल्दी ऊपर जाना होगा, रावण यहीं से मोर्चा संभाले रखेगा, सेबेस्टियन ने हड़बड़ी में कहा। असिवा ने सिर हिलाया और दोनों तेजी से पहाड़ी पर चढ़ने लगे। आह, धिक्कार है, मैक्स ने बड़बड़ाते हुए संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने ब्लड पैक में बचा हुआ खून गटक लिया, साथ ही अपनी तृप्ति को 100% तक बहाल किया। मैक्स भी पहाड़ी पर चढ़ना चाहता था, लेकिन दादा ड्रैक्स ने उसे रोक दिया। कोई बात नहीं बेटा, नीचे रहो और शीशी को इधर उधर से आने वाली गोलियों से बचाओ, बाकी काम अपने साथियों पर छोड़ दो। तुम अकेले आसमान का भार नहीं उठा सकते, यह एक टीम की लड़ाई है। ड्रैक्स ने मैक्स को सलाह दी कि वह खुद पर ज्यादा जोर न डाले और अपनी सीमाओं के भीतर ही रहे। यह एक बुद्धिमानी भरी सलाह थी, क्योंकि मैक्स की वर्तमान स्थिति युद्ध के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थी। मैक्स ने दादा ड्रैक्स की सलाह मान ली और हालांकि धातु के टकराने की आवाज सुनकर उसकी हृदय गति बढ़ गई, उसने ऊपर जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने समूह पर भरोसा किया कि वे मोर्चा संभाले रखेंगे। वे अच्छे योद्धा हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, मैक्स ने खुद को दिलासा दिया। और कुछ मिनट बाद लड़ाई की आवाज भी थम गई, क्योंकि मैक्स को उम्मीद थी कि उसका समूह विजयी वापसी करेगा।
मैक्स को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ क्योंकि उसकी स्टेमिना बार 30% से ऊपर रिकवर हो गई थी और उसकी दृष्टि में धुंधलापन आना बंद हो गया था। ऊपर देखते हुए उसने अपने मास्क के नीचे मुस्कुराया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि असिवा वापस आएगा। हालांकि जब उसने पहाड़ी के ऊपर अपने समूह के बजाय रॉय और कीन किंग्समैन को उनके 10 गुर्गों के साथ खड़े देखा तो उसका दिल 100 फीट नीचे गिर गया। मैक्स को यह समझने में केवल एक नज़र ही लगी कि इन कमीनों ने टूर्नामेंट के पहले दौर में धोखा दिया था और अन्य समूहों के खिलाफ अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए एक टीम बनाई थी। तारांकन 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 तारांकन। इस बीच बाकी लोग युद्ध क्षेत्र से बाहर टेलीपोर्ट होने के बाद असिवा का आपा टूट गया क्योंकि ग्रिनिथ किंग्समैन कबीले द्वारा मारे जाने पर वह पूरी तरह से बौखला गई थी। जब उन्होंने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे और फिर उसका गला काट दिया, उस समय उनके चेहरों पर जो घमंडी भाव थे वे उसकी स्मृति में बस गए क्योंकि उस क्षण उसका क्रोध तर्क की सीमा से परे चला गया था। सेबेस्टियन भी पूरी तरह से हैरान दिख रहा था क्योंकि बाहर टेलीपोर्ट होने के बाद से उसने एक बार भी पलक नहीं झपकाई थी क्योंकि वह ये समझने की कोशिश कर रहा था कि कैसे 8 बेवकूफ़ों ने एक साथ उस पर हमला करके उसे मार डाला। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। राजकुमारी ने रोने से बचने के लिए अपने निचले होंठ को दबाते हुए कहा, हालांकि जो भी उसे देखता वह समझ जाता कि वह अवसादग्रस्त होने की कगार पर है। समूह को उम्मीद थी कि मैक्स को किसी भी क्षण टेलीपोर्ट करके बाहर निकाल लिया जाएगा क्योंकि तार्किक रूप से उन 12 लोगों के खिलाफ उसके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं थी जब उन तीनों को इतनी तेजी से हराया गया था। और अगर वह कुछ मिनटों के लिए उस झड़प में बच भी जाता तो उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति में जहां वह खड़े होने के लिए भी संघर्ष कर रहा था वह काय किंग्समैन के लिए मारने के लिए एक आसान शिकार से कम नहीं था। दुराहालों का सामना कर रहे समूह की तुलना में इस बार हालात और भी निराशाजनक लग रहे थे। इस संकट से बचने के लिए उन्हें किसी चमत्कार से भी अधिक की आवश्यकता होगी। तारांकन 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 तारांकन। इसी बीच मास्टर ऑफ कैस रेडहैम समूह के एक गुप्त अभियान में शामिल है। नहीं, कृपया मुझे बख्श दो। अपने पंखों के कटने से बुरी तरह खून बह रहा एक दानव ने मास्टर ऑफ कैस से कहा, जिसकी आंखों में दया का कोई निशान नहीं था। मुझे ड्रैगन के स्वर्ग कालकोठरी के बारे में सब कुछ बताओ और तुम नीच अंधेरे गुट के खिलाड़ी क्या योजना बना रहे हो, वरना मैं तुम्हारी खाल उतारकर तुम्हें गर्म तेल के बर्तन में डालकर मार डालूंगा। उसने ठंडे गुस्से से कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मेरे स्वामी ने मुझे बांध रखा है। अगर मैंने उनके साथ विश्वासघात किया तो मेरी आत्मा की शपथ मुझे मार डालेगी। राक्षस ने विनती की, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मेरी तलवार तुम्हें मार डालेगी, इसलिए चुनो। मास्टर ऑफ केस ने जोर देकर कहा, मैं आपको अन्य जानकारी दूंगा, जैसे कि पैसा कहाँ जमा किया जा रहा है या प्रकाश गुट की भूमि पर हमने कहाँ गुप्त वेश्यालय बनाए हैं जहां हम मूर्ख पुरुषों का दिमागी संतुलन बनाने के लिए चुड़ैलों को रखते हैं। या फिर मैं आपको बताता हूं कि हमारा भूमिगत बाजार कहाँ स्थित है। ये वह जगह है जहां हम टियर 4 से नीचे लूटी गई हर चीज़ बेचते हैं। अगर आप लोग वहां से हर एक चीज़ लूटने में कामयाब हो जाते हैं तो यह आसानी से कुछ 100 अरब सोने का छापा होगा। कृपया मुझे बस बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए। पैसा, औरतें, शक्ति, मैं आपको कुछ भी दे दूंगा, बस ड्रैगन के स्वर्ग की योजनाएं मत देना। मैं पूरे दानव जगत को धोखा दे सकता हूँ लेकिन अपने स्वामी को नहीं। दानव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ दानव। तुम जैसे लोग एक ऐसे प्रकाश गुट के कालकोठरी में क्यों प्रवेश करने की योजना बना रहे हो जहां मृत्यु दर 90% से अधिक है? क्योंकि मरने पर आप लोग दोबारा जीवित नहीं होंगे, इसलिए यह एक आत्मघाती मिशन है। तुम्हारे जैसे लोगों ने 50 स्थान सुरक्षित करने के लिए 200 अरब सोने के सिक्के चुकाए हैं और बिके हुए थोर ओडिनसन को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि सही कीमत मिलने पर कौन उसके तहखाने में प्रवेश करता है। लेकिन लाल हाथ वाले समूह को परवाह है। हम अपनी भूमि पर अंधेरे गुट की गंदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतनी भारी कीमत चुकाने के बाद अंदर कोई न कोई खजाना जरूर मिलेगा या कोई महत्वपूर्ण तकनीक होगी जिसे आप तहखाने में खोजना चाहते होंगे। मुझे बताओ वो क्या है और मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर अब तुम्हारे मुंह से जवाब के अलावा कुछ और निकला तो मैं तुम्हें भयानक मौत दूंगा। राक्षस ने इस चुनाव को लेकर पीड़ा के आंसू बहाए, लेकिन अंततः उसने फैसला किया कि अपनी आत्मा के बंधन को तोड़ने से होने वाली मृत्यु जिंदा खाल उतारे जाने और फिर नगेट की तरह तेल में तलने से कहीं कम दर्दनाक होगी। एक उच्च स्तरीय ड्रैगन महारानी ने एक काले सुनहरे दिव्य ड्रैगन का एक अंडा दिया है
इसमें भविष्य में अधिपति बनने की क्षमता है। यह के दानव के शब्द गले में अटक गए क्योंकि उसकी आत्मा की शपथ सक्रिय हो गई और उसके जीवन को निगलने लगी। कुछ ही सेकंड बाद आत्मा की शपथ तोड़ने के कारण मरने वाले उस दानव का केवल एक शत विक्षत शव ही शेष रह गया। हालांकि इस खबर ने अराजकता के स्वामी को पूरी तरह से झकझोर दिया क्योंकि वह दानव जाति के अंतिम लक्ष्य को समझ गया था। यदि ऐसा शक्तिशाली जानवर किसी दानव का वाहन या पालतू जानवर बन जाए तो ब्रह्मांड में केवल अराजकता ही व्याप्त हो जाएगी। राक्षसों की इस चाल को हर हाल में रोकना जरूरी था क्योंकि उनके बीच किसी संभावित अधिपति का प्रवेश प्रकाश के गुट के लिए विनाशकारी साबित होगा। ड्रैगन पदानुक्रम के सर्वोच्च पायदान पर काले ड्रैगन और सुनहरे ड्रैगन जाति थे। ऐतिहासिक रूप से सभी ड्रैगन जातियों में सबसे शक्तिशाली और ज्ञानी होने के कारण दोनों जातियां वर्चस्व के लिए लगातार एक दूसरे से संघर्ष और लड़ाई में उलझी रहती थीं और पूर्वाग्रह के कारण उच्च पदों पर दोनों कुलों का रक्त कभी आपस में नहीं मिलता था। हालांकि लगभग चौथे स्तर के निचले स्तरों पर इस संकरण से पैदा हुए सभी ड्रैगन अपने माता पिता से कहीं अधिक श्रेष्ठ साबित हुए और अपने जीवन के बाद के चरणों में अजेय युद्ध मशीन बन गए। अब जबकि 8वें स्तर की एक महारानी ने वास्तव में एक ऐसा अंडा दिया था जो इन दोनों कुलों का मिश्रण था, तो इस अंडे का मूल्य अतुलनीय था। ये कहना गलत नहीं होगा कि जन्म लेने वाला ड्रैगन बच्चा अगला ड्रैगन सम्राट बनने के लिए ही पैदा हुआ होगा। ठीक इसी कारण से अंधेरे गुट को इस बहुमूल्य अंडे पर कब्जा करने से रोकना आवश्यक था, क्योंकि आने वाले ड्रैगन सम्राट पर नियंत्रण होने से तटस्थ ड्रैगन जाति अंधेरे गुट की ओर झुक जाएगी। वाह 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 वाह, देखो दोस्तों, ये रहा वो शिकारी कुत्ता। किंग्समैन ने पहाड़ी से नीचे उतरते हुए कहा। ये तो राक्षस है, पागल जादूगर है, शिकारी कुत्ता है। रॉय किंग्समैन ने अपने शब्दों को और अधिक नाटकीय बनाने के लिए हाथों के भावों को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हुए कहा। ये तो बहुत मुश्किल है, किंग्समैन के एक गुर्गे ने कहा और पूरा समूह जोर से ओ चिल्ला उठा। मैक्स को तब समझ आ गया कि उसकी हालत खराब है जब उसने देखा कि 12 दुश्मन हाथों में हथियार लिए उस पर हंस रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। यदि वह नाराज हो जाता और पारंपरिक तरीके से लड़ता तो किसी भी प्रतिद्वंद्वी को चोट पहुंचाने से पहले ही उसकी मृत्यु निश्चित थी। यह एक बेहद गंभीर स्थिति थी और ऐसी गंभीर परिस्थितियों में शायद केवल एक ही अंतिम उपाय था जो उसे जीवित रहने में मदद कर सकता था। एनिमे देखते हुए बड़े होने के कारण मैक्स को हमेशा ये तकनीक नापसंद थी, क्योंकि नायक को इस तरकीब से हमेशा एक अवास्तविक शक्ति मिलती थी और वह किसी तरह हमेशा खलनायकों को हराने के लिए मजबूती से वापस आ जाता था। हालांकि अब यही एकमात्र तकनीक थी जिस पर वह भरोसा कर सकता था। वह एक बेहद मुश्किल दौर था और उसे कड़े कदम उठाने की जरूरत थी। यह उनके गुरु जॉनी इंग्लिश थे जिन्होंने उन्हें चरम स्थितियों में उपयोग की जाने वाली इस अजेय तकनीक को सिखाया था और आज मैक्स को इसे उजागर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब मैक्स के लिए टोकनो जुत्सु का इस्तेमाल करने का समय आ गया था। ठंडी हवा में गहरी सांस लेते हुए मैक्स ने कहा, तो ये रहस्य सच है? हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सम्मानित किंग्समैन कबीले के वंशज इतनी गहराई तक गिर जाएंगे। क्या रहस्य, क्या पतन, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? रॉय किंग्समैन ने चेहरे पर शिकन के साथ पूछा। हाँ, मासूमियत का नाटक कर रहे हो। छी, मुझे पता है, तुम्हारे पीछे खड़े अधीनस्थ की आंखों में साफ दिख रहा है, ये सच है। मैक्स ने सस्पेंस बनाए रखा। तभी रॉय किंग्समैन मुड़ा और अपने पीछे खड़े अधीनस्थ की आंखों में देखा, जिसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। क्या मेरी पीठ पर कुछ है? रॉय ने पूछा। नहीं नहीं बॉस, अधीनस्थ ने उत्तर दिया। चिढ़कर रॉय मैक्स की ओर मुड़ा और बोला, तुम क्या बकवास कर रहे हो, जानवर? सच बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मुझे वैसे भी मारने वाले हो, इसलिए नहीं, मैं इसे यहाँ नहीं बताने वाला। मैं मरना पसंद करूंगा और अकादमी में यह बात फैला दूंगा कि अफवाहें सच हैं। कम से कम इस तरह से तो मुझे इस बात की संतुष्टि मिलेगी कि मरने से पहले मैंने तुम्हारा राज छुपाकर तुम्हारे मुंह पर थूक दिया। चलो, मुझे मारने की हिम्मत करो। हा 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 हा। मैक्स पागलों की तरह हंस रहा था। वह किंग्समैन को अपनी योजना में फंसा रहा था। अगर तुमने राज नहीं बताया तो हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बल्कि तड़पा तड़पा कर जान से मार देंगे। किंग्समैन ने ठंडे स्वर में कहा। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, टूर्नामेंट अभी भी चल रहा है। तुम्हारे पास मुझे यातना देने के लिए इतना समय नहीं हो सकता। तुम्हें बस मुझे मारना होगा और इस झंझट से छुटकारा पाकर दूसरे ठिकानों पर जाना होगा। तुम मुझे प्रताड़ित करके अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी चाल को समझता हूँ। मैक्स ने ऑस्कर के योग्य अभिनय करते हुए थोड़ा डरा हुआ सा स्वर में कहा। अरे, हमारे पास तुम्हें यातना देने के लिए दुनिया भर का समय है। पुरुष हूँ,
इसे बांधो, हम इसकी उंगलियों के नाखून नोच लेंगे। रॉय किंग्समैन ने आदेश दिया, जबकि बाकी लोग मैक्स को रोकने के लिए दौड़ पड़े। नहीं, नहीं, मेरे नाखून नहीं, नहीं। मैक्स ने डरने का नाटक किया और उसे पकड़ने वाले लोगों से बचने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसने उन्हें उसे पकड़ने और बंधने की अनुमति दे दी। धिक्कार है तुम पर रॉय किंग्समैन, तुम न केवल वो हो बल्कि एक क्रूर व्यक्ति भी हो। किंग्समैन वंश कितना नीचे गिर गया है, मैक्स ने कहा, जिससे रहस्य और बढ़ गया। मैं क्या हूँ? रॉय ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन मैक्स ने होंठ सिकोड़ने का नाटक किया और आंखें बंद कर लीं, मानो वह दर्द सहने के लिए तैयार हो लेकिन रहस्य उजागर न करने के लिए। ठीक है, कुछ मत बोलो, मैं तुमसे जानकारी निकलवाने के लिए तुम्हें तड़पाऊंगा। इसका नाखून नोच लो, रॉय किंग्समैन ने आदेश दिया और उसके एक अधीनस्थ ने मैक्स के बाएं अंगूठे से दर्दनाक तरीके से नाखून नोच लिया। आह, दर्द हो रहा है, मैक्स चिल्लाया, उसकी चीख वास्तविक और दर्द से भरी हुई लग रही थी। इसका एक कारण ये था कि उसे वास्तव में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन दूसरा कारण ये था कि वह अभिनय कर रहा था। मैक्स की योजना फिलहाल सरल थी, भले ही इसके लिए उसे बेरहमी से यातना सहनी पड़े। मैक्स तब तक इस दिखावे को जारी रखना चाहता था जब तक कि 1000 टीमों की गिनती पूरी न हो जाए और उसकी टीम क्वालीफाई न कर ले, और ऐसा करने के लिए वह अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा दिए जाने वाले किसी भी हद तक दर्द को सहने के लिए तैयार था। और भी ज्यादा दर्द होगा। मुझे राज बताओ, किंग्समैन परिवार के बारे में इस समय कौन सी झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं? मुझे बताओ। कीन किंग्समैन ने मैक्स पर दबाव डाला, लेकिन मैक्स ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। ठीक है, फिर से, कीन ने आदेश दिया, जैसे ही मैक्स की उंगली से दूसरा नाखून उखाड़ा गया, जिससे उसके शरीर में दर्द की नई लहर दौड़ गई। तारानकन 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 तारानकन। इस बीच बाहर की ओर, रावण को अभी तक बाहर क्यों नहीं भेजा गया? आखिर चल क्या रहा है? अन्ना ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हालांकि मैं यह उम्मीद करना चाहता हूं कि वह किंग्समैन से अकेले लड़ रहा हो, मुझे नहीं लगता कि यह संभव है, सेबेस्टियन ने आह भरते हुए कहा। शायद वो मरे हुओं की तरह किंग्समैन को भी काबू कर सके। अन्ना ने आशा भरी नजरों से पूछा। मुझे इस पर बहुत संदेह है, अगर उसकी क्षमता इतनी जबरदस्त होती तो वह अब तक पूरे दौर में अकेले ही जीत हासिल कर चुका होता। आसिफ ने अन्ना की उम्मीदों को हकीकत में बदल दिया। लेकिन फिर आखिर चल क्या रहा होगा? हमें मरे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। हम तीनों मिलकर उन 12 लोगों के खिलाफ सिर्फ 15 मिनट ही लड़ पाए थे। क्या रावण अकेला 20 मिनट तक टिक पाएगा? अन्ना ने पूछा। मुझे कुछ पता नहीं, असिवा ने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहा। दोस्तों, अटकलें लगाने का कोई फायदा नहीं है, सच्चाई आज पता चल ही जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम तो पहले ही बाहर हो चुके हैं, यहाँ हमारी चर्चा का जो भी नतीजा निकले उससे अंदर चल रही बातों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए इस पर ऊर्जा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। सेबेस्टियन ने बातचीत को अनसुना करते हुए कहा और पुशअप्स करने लगा। 90 मिनट की यातना के बाद 90 मिनट की यातना सहने के बाद मैक्स का दिमाग लगभग सुन्न हो गया था। अब तक उनके सारे 20 नाखून निकाल दिए गए थे। ये बेहद दर्दनाक था और इस प्रक्रिया के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे वस्तुओं को ठीक से पकड़ने में असमर्थ हो गए हों। हालांकि दांत पीसते हुए और अटूट इच्छा शक्ति के साथ वह दुर्व्यवहार सहता रहा। तुम्हें तब तक कष्ट सहना पड़ेगा जब तक तुम टूट न जाओ, कुत्ते। इसलिए अभी राज खोल देना ही बेहतर है, क्योंकि इसके बाद हमें तुम्हारा मुखौटा उतारना पड़ेगा और फिर तुम्हारे दांत तुम्हारे मुंह से निकालने पड़ेंगे। रॉय किंग्समैन ने थके हारे स्वर में कहा, और उसे संदेह होने लगा कि क्या वह उस आदमी को यातना देकर वश में कर पाएगा। मैक्स के दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी जब उसने सुना कि उसका मुखौटा हटा दिया जाएगा। उसने अपने अभिनय कौशल का इस्तेमाल करते हुए कहा, अच्छा, अगर मैं तुम्हें बता दूं, तो क्या तुम दर्द रोककर मुझे मार डालोगे? रॉय किंग्समैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मानो वह आखिरकार कुत्ते को काबू में करने में सफल हो गया हो। हाँ, दर्द बंद हो जाएगा और मैं तुम्हें दर्द रहित मृत्यु दूंगा। तुम्हें बस मुझे रहस्य बताना है। मैक्स ने बहुत अधिक आंतरिक उथल पुथल का नाटक किया और अपनी बेड़ियों से जूझने की जमकर कोशिश की, लेकिन अंततः वह गिर पड़ा और उसने कहा, ऐसी अफवाह है कि रॉय किंग्समैन का सुनहरा दौर खत्म हो रहा है। रॉय, सूरज डूबने का क्या मतलब है? यहाँ तो आधी रात हो चुकी है, बेवकूफ। मैक्स, फूल मुरझाने लगे हैं। रॉय, फूल मुरझाने लगे हैं, तुम्हारा क्या मतलब है? यहाँ तो फूल हैं ही नहीं। मैक्स, चट्टानों का जो सीधा स्तंभ कभी खड़ा था वह अब ढह गया है। हालांकि रॉय किंग्समैन मैक्स के शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाए,
लेकिन उनके कई अधीनस्थों ने मैक्स की बात को समझ लिया और उनकी बात का समर्थन करने लगे। अधीनस्थ 1, क्या आपका मतलब यह है कि मास्टर रॉय की मछली पकड़ने वाली छड़ी टूट गई है? अधीनस्थ 2, क्या आपका मतलब यह है कि उसकी कभी तेज रही तलवार अब भेदने में असमर्थ है? किंग्समैन समेत किंग्समैन के अन्य अधीनस्थ इस खुलासे को सुनकर चौंक गए। तारांकन, स्वभाव से मूर्ख रॉय किंग्समैन ने कहा, क्या मछली पकड़ने वाली छड़ी, क्या तलवार? मेरी तलवार अभी भी उतनी ही तेज है जितनी पहले थी, कमीने। अधीनस्थ 3, कोई बात नहीं मास्टर रॉय, मेरे बड़े भाई को भी यही समस्या थी, लेकिन उन्हें उस बूढ़ी औरत की हर्बल चाय में इसका इलाज मिल गया। हालांकि यह कड़वी है, लेकिन इससे मशीन के पुराने पुर्जे फिर से ठीक से काम करने लगेंगे। अधीनस्थ 4, जी हाँ स्वामी, मैंने स्वयं उस बुढ़िया की हर्बल चाय पी ली है। किंग्समैन, पुरुषों पहेलियों में बात करना बंद करो। किंग्समैन, भाई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम्हारा लिंग अब काम नहीं करता। कृपया मेरी संवेदनाएं स्वीकार करो। रॉय किंग्समैन, जिसे अंततः सभी संदर्भ समझ आ गए, शर्म से लाल हो गया और बोला, क्या बकवास है? मेरी तलवार पहले की तरह ही तेज है। मेरे बारे में ये बकवास किसने फैलाई? मैक्स ने अपने मास्क के नीचे हल्की सी मुस्कान बिखेरी। रॉय किंग्समैन को इस तरह शर्मिंदा होते देखकर उसे थोड़ी सी खुशी मिली। कुत्ते, मुझे बताओ मेरे बारे में ये झूठ किसने फैलाए? जेल से बाहर निकलते ही मुझे उन्हें चुप कराना होगा। रॉय किंग्समैन ने गुस्से में कहा। अधीनस्थ 1, वह अफवाहों को दबाना चाहता है, इसलिए ये सच है। अधीनस्थ 2, क्या आप उसे दोष दे सकते हैं? अगर मैं होता तो शर्म से मर ही जाता। रॉय किंग्समैन, यह असत्य है, यह मानहानि है, इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। मैक्स, ठीक है, अगर यह सच नहीं है तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा कि उस काम को करते समय तुम बेजान हो गए थे। रॉय किंग्समैन, मैंने उस रात बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। धिक्कार है ग्लोरिया। रॉय किंग्समैन ने अनजाने में खुद को बेनकाब कर दिया। अब तक मैक्स जो कुछ भी कह रहा था वह पूरी तरह बकवास था, लेकिन अब रॉय किंग्समैन के खुद के कबूलनामे से कहानी में सच्चाई का अंश जुड़ गया और हर कोई चौंक गया। किंग्समैन ने प्यार से अपने भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं बड़े भाई, हम मिलकर कोई हल निकालेंगे। रॉय किंग्समैन इस बिगड़ती स्थिति को देखकर बुरी तरह रोना चाहता था। हालांकि अफवाह केवल आंशिक रूप से सच थी। अपने अधीनस्थों के भावों को देखकर वह जानता था कि अब वह अपने मामले की कितनी भी अपील करे, ये व्यर्थ होगा। ग्लोरिया, वो कुतिया, मैंने उसे अगली सुबह चुप रहने के लिए 40,000 सोने के सिक्के भी दिए, लेकिन उसने फिर भी मेरे नाम पर कलंक लगाया। रॉय किंग्समैन ने बड़बड़ाते हुए अपने लिए और भी गहरी मुसीबत खड़ी कर ली। अपने अधीनस्थों की नज़रों में वह एक खूंखार बॉस से अब एक लाचार मालिक बन चुका था, क्योंकि उसने उनका सम्मान खो दिया था। मैक्स जानता था कि उसे अफवाहों को यथासंभव लंबे समय तक फैलाते रहना होगा, क्योंकि अब जब राज खुल चुका था और जैसे ही उनका ध्यान उसकी ओर जाता, उसकी मौत हो जाती। इसलिए उसने कहा, तो अफवाह यह है कि चूंकि किंग्समैन का वंशज अब महिलाओं को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकता, इसलिए वह खुद ही उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करता है और दूसरे पुरुषों को अपनी मनमानी करने देता है। मैक्स ने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा। ये टिप्पणी सुनकर पूरा समूह सामूहिक रूप से चौंक गया, यहाँ तक कि किंग्समैन भी ये सुनकर अपने भाई से थोड़ा दूर हट गया। ये क्या बकवास है? रॉय किंग्समैन अफवाहों के बाजार में मचे इस रास पर स्तब्ध रह गया, क्योंकि अगर उसके पिता को इस अफवाह की भनक लग जाती तो उन्हें संभवतः घर में कैद कर लिया जाता और उस काम के लिए दंडित किया जाता जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। पहले तो मुझे भी लगा कि ये सब बकवास है, क्योंकि तुम तो किंग्समैन कबीले के एक रईस हो, जो पिशाच राजा रैग्स ऑरेलियस के अधीन एक प्रतिष्ठित कबीला है। लेकिन फिर मैंने देखा कि जब तुम सब मुझे मारने के लिए पहाड़ी से नीचे उतरे तो तुम्हारा वो मातहत तुम्हारी पीठ को ललचाए निगाहों से देख रहा था। ठीक उसी पल मुझे पता चल गया कि अफवाहें सच थीं, मैक्स ने कहा, और सबकी निगाहें मातहत 3 की ओर मुड़ गईं। रॉय किंग्समैन ने उसे कातिलाना निगाहों से देखते हुए उसका नाम लिया, जेरी। जेरी ने अनजाने में 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, ये सब मानहानि है, झूठ है, सब झूठ है। मैक्स ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है जेरी, चूंकि यह झूठ है तो हम ये जानने के लिए एक सरल परीक्षण कर सकते हैं कि यह झूठ है या नहीं। जेरी ने आत्मविश्वास से कहा, ठीक है, मैं सहमत हूँ। मैक्स ने कहा, ठीक है, रॉय किंग्समैन के नितंबों का वर्णन करो। जेरी उस प्रश्न को सुनकर असहज हो गया, और केवल वही नहीं बल्कि प्रश्न सुनकर सभी असहज हो गए, जिससे एक अजीब सा माहौल बन गया। यह गोल है, सख्त है और इसका आकार लगभग औसत है। जेरी ने ईमानदारी से अपनी राय देते हुए जवाब दिया, ताकि अनजाने में अपने मालिक को कोई अपमान न हो जाए।
बहुत बढ़िया, लेकिन अब हमें बताएं, अगर आपने इसे पहले कभी नहीं देखा है तो आप इसका वर्णन कैसे करेंगे? जैसा कि मैं देख रहा हूँ, रॉय आपकी ओर मुंह करके खड़ा है और उसका पिछवाड़ा मेरी ओर है, तो आप इसे पहले याद किए बिना इसका वर्णन कैसे कर सकते हैं? मैक्स ने कहा। जेरी की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। मैक्स ने इस सवाल से उसे पूरी तरह से घेर लिया था, और अब चाहे वह खुद का बचाव करने की कितनी भी कोशिश करे, उसके पास कहने के लिए कोई सही जवाब नहीं बचा था। जैसे ही सबको एहसास हुआ कि मैक्स की बात में दम है, जेरी की ओर उनकी निगाहें थोड़ी शत्रुतापूर्ण हो गईं। हालांकि रॉय किंग्समैन ने खुद सबसे ज्यादा शत्रुतापूर्ण स्वर में चिल्लाते हुए कहा, मदर चिस। जेरी मुड़ा और अपनी पूरी ताकत से भागा, और समूह तुरंत उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हालांकि उसने बार बार चिल्लाकर कहा कि वह निर्दोष है, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। अंत में उसके अपने ही साथियों के हाथों एक भयानक मौत हुई। बाहर की तरफ। धत तेरे की, हमें बाहर हुए लगभग 3 घंटे हो गए हैं, अंदर क्या चल रहा है? सेबेस्टियन ने अपनी आवाज में थोड़ी उत्तेजना के साथ कहा। मुझे लगता है कि नतीजे अब किसी भी पल आ जाएंगे। हे रावण, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, अन्ना ने बेबसी से प्रार्थना की। केवल असिवा ही शांत रही। उसे इस बात से नफरत थी कि उसे अपनी सारी उम्मीदें मैक्स के कंधों पर टिकानी पड़ रही थी और बाहर एक आवारा की तरह इंतजार करना पड़ रहा था। हालांकि अब उसके पास यही एकमात्र विकल्प था। हालांकि उसे अंदर चल रही बातों का कोई अंदाजा नहीं था, फिर भी अगर मैक्स कामयाब नहीं भी होता तो वह उसे दोष नहीं देती, क्योंकि समूह के उत्थान और पतन के लिए केवल वही जिम्मेदार नहीं था, इसमें सभी की हिस्सेदारी थी। टूर्नामेंट को लेकर सभी की बड़ी बड़ी उम्मीदें थीं और कोई भी जल्दी बाहर नहीं होना चाहता था। हालांकि अंत में पहले दौर में केवल 1000 टीमें ही बचीं। विश्वविद्यालय अधिसूचना शेष टीमों की कुल संख्या घटकर 1000 रह गई है। दूसरे दौर में पहुंचने वाली सभी टीमों को बधाई। विश्वविद्यालय की ओर से एक सूचना सुनाई दी और टीम ये देखकर खुशी से झूम उठी कि मैक्स अभी भी बाहर टेलीपोर्ट नहीं हुआ था, जिसका मतलब था कि उसने शायद तूफान का सामना कर लिया था और किसी तरह टीम को क्वालिफाई कराने में नेतृत्व किया था। विश्वविद्यालय सूचना प्रथम दौर में सफल होने पर बधाई। दूसरा चरण 72 घंटों में शुरू होगा, विवरण फोरम पर पोस्ट कर दिए गए हैं। अंततः उन्हें विश्वविद्यालय से इस बात की पुष्टि भी मिल गई कि उनकी टीम दूसरे दौर में पहुंच गई है, और उनकी खुशी दोगुनी हो गई। अन्ना ने खुशी से असिवा को गले लगा लिया और असिवा को उसके कंधे पर नमी महसूस हुई, जिससे उसे एहसास हुआ कि यह अन्ना के लिए कितना मायने रखता है। सेबेस्टियन के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी और वह धैर्यपूर्वक मैक्स के बाहर टेलीपोर्ट होने का इंतजार कर रहा था। 1 मिनट बाद खून से लथपथ और घायल मैक्स लड़खड़ाते हुए बाहर आया और अन्ना उसे सहारा देने के लिए दौड़ी। मेरा यार, सेबेस्टियन ने खुशी से चिल्लाते हुए बड़े मुस्कुराते हुए दोनों अंगूठे ऊपर कर दिए। मास्क के पीछे उसके चेहरे के भाव छिपे होने के बावजूद मैक्स ने भी मुस्कुराकर सेबेस्टियन को अंगूठा दिखाया। यह आदमी तो वाकई कमाल का है। अजय रावण की जय हो। सेबेस्टियन ने झुककर अभिवादन करने का नाटक करते हुए कहा। एना और सेबेस्टियन दोनों ने मैक्स की चोटों की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें ये समझ नहीं आया कि इस जीत को हासिल करने के लिए उसे किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा था। केवल असिवा ने ही उसे ध्यान से देखा और उसके नाखूनों से बहते खून को देखकर समझ गई कि उसे कितनी बेरहमी से प्रताड़ित किया गया था। मैक्स को प्यार से गले लगाते हुए असिव ने धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद। मैक्स के लिए यह एक दिल को छू लेने वाला पल था, क्योंकि हालांकि वो कभी भी अपनी पीड़ा दूसरों को नहीं दिखाता था, लेकिन असिवा के कोमल आलिंगन ने उसे बताया कि वह उसके दर्द को समझती है और उसके प्रयासों की सराहना करती है। मैक्स ने भी उसे धीरे से गले लगाया और अपना पूरा भार उसके शरीर पर डाल दिया। इस क्षण मैक्स के लिए पिछले 3 घंटों की यातना का सारा दर्द गायब हो गया, क्योंकि आसिवा के आलिंगन में वह एक दूर की याद बनकर घुल गया। खांसी खांसी। एना और सेबेस्टियन असहज और अलग थलग महसूस करते हुए खांसने लगे, लेकिन मैक्स ने केवल अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया, मानो उन्हें समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। अन्ना खुशी खुशी असिवा और मैक्स के बीच में सिमटकर बैठ गई, जबकि सेबेस्टियन दूसरी तरफ से असहज होकर शामिल हुआ, क्योंकि एक पुरुष होने के नाते वह ऐसी चीजों में सहज महसूस नहीं करता था। चारों लोग एक साथ हडल्ड होकर खुशी के एक गर्मजोशी भरे पल को साझा करने लगे, क्योंकि मैक्स ने एक दुर्लभ भावुक आवाज में कहा, चलो टीम, दूसरे राउंड की ओर। इसके बाद सभी लोग हंसने लगे और भावनात्मक माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा और उसकी जगह उग्र महत्वाकांक्षा ने ले ली, जब सेबेस्टियन ने कहा, किंग्समैन के उन कमीनों को हम अगले दौर में ढूंढ निकालेंगे, मैं कसम खाता हूँ। हाँ, शुक्र है प्रिंसिपल ने तुम्हें 10 लाख अंक दिए रावण, तुम्हारे बिना तो हमारी जान ही चली जाती।
अन्ना ने बीच में कहा, मैं तुम्हें उनके द्वारा दी गई यातना का 1000 गुना लौटाऊंगी, मैं वादा करती हूँ, असिवा ने ठंडे और भावहीन आवाज में कहा, जिससे बाकी तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, अब हम दूसरे दौर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पहले दौर में जो हो गया सो हो गया, लेकिन भविष्य में हमें टीम बनाकर खेलने की रणनीतियों और अन्य अनुचित साधनों से सावधान रहना होगा। हम ये सोचकर बहुत भोले हैं कि यहाँ हर कोई निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करेगा। मैक्स ने समूह को पहले दौर में हुई उनकी गंभीर गलती की याद दिलाई। उन्होंने सभी से फोरम खोलने और दूसरे दौर के बारे में पढ़ने का आग्रह किया। जब समूह ने फोरम खोला और दूसरे दौर के नियमों के बारे में पढ़ा, तो उन्हें एहसास हुआ कि दूसरा दौर पहले दौर से भी कहीं ज्यादा क्रूर था, क्योंकि इस दौर में बाहर होने की दर बिल्कुल ही चौंकाने वाली थी। इस दौर में केवल 4 लोगों के समूह ही भाग ले सकते थे और 4032 प्रतिभागियों में से केवल 64 ही अगले दौर में जाने वाले थे। पिछले दौर में 3-5 लोगों के समूह में भाग लिया जा सकता था और कुल 10,000 प्रतिभागी थे। अंत में शीर्ष 1000 समूह क्वालिफाई कर गए, जिनमें कुल 4032 प्रतिभागी थे। उन्मूलन दर लगभग 60% थी, लेकिन फिर भी यह स्वीकार्य थी। हालांकि इस बार शेष बचे 4032 प्रतिभागियों में से केवल 64 ही आगे बढ़ पाए, जिससे बाहर होने की दर चौंका देने वाली 98.4% हो गई। इसका मतलब यह था कि भाग लेने वाली 1008 टीमों में से केवल 16 टीमें ही आगे बढ़ पाएंगी। इस भयावह खबर को पढ़ने के बाद समूह में सन्नाटा छा गया। हालांकि दौर के विवरण को पढ़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह उतना बुरा नहीं था जितना सुनने में लग रहा था। दूसरा दौर एक भूल-भुलैयानुमा कालकोठरी के अंदर था, जहां प्रत्येक टीम को कालकोठरी के केंद्र तक पहुंचना था और बाहर टेलीपोर्ट होने के लिए वापसी कीस्टोन पर अपने हाथ रखने थे। कीस्टोन तभी सक्रिय होगा जब टीम के चारों सदस्य उसे पकड़ लेंगे। अगर भूल-भुलैया में एक भी सदस्य की मौत हो जाती है, तो पूरी टीम को वापस शुरुआती बिंदु पर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा और उन्हें फिर से शुरुआत करनी होगी। कालकोठरी में प्रवेश के लिए 1008 प्रवेश द्वार थे, जो 1008 टीमों को आवंटित किए गए थे, और वे सभी केंद्र से समान दूरी पर स्थित थे। जो टीमें सबसे पहले केंद्र तक पहुंचकर कीस्टोन को पकड़ लेंगी, वे क्वालिफाई कर जाएंगी, जबकि बाकी टीमें बाहर हो जाएंगी।